A3 हिंदी प्रशिक्षकों के साथ अंतिम सहमति यह बनी कि वे इस परीक्षा को एक मानक कक्षा निकास परीक्षा के रूप में मानेंगे और फिर भविष्य की सभी परीक्षाएं विशेष बल प्रशिक्षण मानकों पर आधारित होंगी। अगर जनरल टेनेंट को लगता कि उनके छात्र ऐसा कर सकते हैं तो वे उनकी बात मान लेंगे और अगर छात्र असफल होते हैं तो वे उसका परिणाम भुगतने को तैयार रहेंगे। गुड मॉर्निंग कैडेट्स, जैसा कि आप जानते हैं आज परीक्षा का दिन है। इसी उपलक्ष्य में मैंने आपके लिए एक खास सरप्राइज तैयार किया है। एक नया कोर्स जिसमें दुश्मन के मेचा और बाकी सब के साथ एक असली युद्ध क्षेत्र का अनुकरण किया जाएगा। खोज और विनाश मिशन पूरा करने के लिए आपके पास 3 घंटे हैं और यह एक टीम कोर्स है, इसलिए अपना समय लें। याद रखें कि मैंने आपको क्या सिखाया है और आप अपनी परीक्षाओं के लिए पूरी तरह तैयार हो जाएंगे। याद रखना, 90% से कम सटीकता मुझे संतुष्ट नहीं करेगी, इसलिए लापरवाही मत करना और बस हर जगह निशाना लगाना शुरू कर देना। अब जाओ, मजे करो और जब तुम्हारा काम लगभग पूरा हो जाएगा तो मैं लंच ऑर्डर कर दूंगा। दोनों कैडेट्स अपने सिमुलेटर में बैठते ही एक दूसरे को खुशी से देखते हैं। आज दोपहर की परीक्षा से पहले एक अच्छी सिम्युलेटेड लड़ाई का मौका मिलना ही उनके लिए सबसे बड़ा इनाम है जिसकी उन्हें उम्मीद थी। उन्होंने तीसरे वर्ष की एडवांस्ड क्लास की परीक्षाएं देखीं और जिस दिन वे अकादमी पहुंचे उस दिन दोनों का प्रदर्शन उससे भी बेहतर था। उन्हें उस परीक्षा में जरूर सफलता मिलेगी। क्या आपको नहीं लगता कि छात्रों को ये बताना थोड़ा अनैतिक है कि उन्होंने उनकी परीक्षा में बदलाव किया है और अब वे परीक्षा दे रहे हैं? एक पर्यवेक्षक ने एकत्रित ग्रेडिंग टीम से पूछा। यह एक मनोवैज्ञानिक चाल है जिससे उनकी घबराहट को नतीजों पर असर डालने से रोका जा सके। आप देखेंगे वे अच्छा प्रदर्शन करेंगे। एक शिक्षक उसे समझाते हैं, मुस्कुराते हुए उसकी एक अच्छी आंख के चारों ओर हंसी की लकीरें खींच जाती हैं। चुना गया युद्ध क्षेत्र अंतिम परीक्षा के मानक पाठ्यक्रमों में से एक है, विद्रोही मेचा के विरुद्ध एक शहरी परिदृश्य। इस मिशन का लक्ष्य 2 लोगों की टीम का मिलन स्थल तक जीवित पहुंचना और 10 दुश्मन मेचा को खत्म करना है। परीक्षा में लगने वाले समय, हुई क्षति और निशाना साधने की क्षमता के आधार पर मूल्यांकन किया जाता है। 1.5 घंटे से कम समय को परफेक्ट टाइम स्कोर माना जाता है, जबकि 50% मेचा ड्यूरेबिलिटी और 70% निशाने की सटीकता को अपनी श्रेणी में पासिंग स्कोर माना जाता है। एक श्रेणी में थोड़ा नीचे के ग्रेड को समग्र उत्तीर्णता के रूप में संतुलित किया जा सकता है, लेकिन वे सभी समझते हैं कि जनरल इसे उस तरह से नहीं देखेंगे, क्योंकि उन्होंने अकादमी को सूचित किया है कि वे इन कैडेटों को विशेष बलों के लिए चाहते हैं। मैक्स और निको परिदृश्य को बूट होते हुए देखते हैं। मिशन के नक्शे पर देखते हैं कि पिकअप पॉइंट शहर के सुदूर पूर्वी हिस्से में उनके ठीक सामने है। उन्हें मिशन का नक्शा सिर्फ शुरू होने से पहले ही देखने को मिलता है, क्योंकि स्क्रैम्बल्ड रडार सभी परीक्षाओं का हिस्सा होता है, लेकिन दोनों के लिए इतना ही काफी है। उनकी याददाश्त इतनी अच्छी है कि उल्टी गिनती शुरू होने से पहले ही दोनों को इलाके का बुनियादी नक्शा याद हो जाता है। आप नेतृत्व करें, मैं कवर फायर कर रहा हूं। निको सुझाव देता है जैसे ही टाइमर शुरू होता है और वे अपने हथियार चुन सकते हैं। दोनों भारी आयन तोप का चयन करते हैं, जो उनके अनुसार उपलब्ध विकल्पों में से सर्वोत्तम है, जबकि निको अपने ऑफहैंड के लिए एक दूसरी आयन तोप जोड़ती है और मैक्स एक ढाल चुनता है। ढाल को मेचा से हुए नुकसान में नहीं गिना जाता, इसलिए पॉइंटमैन कुछ गोलाबारी कर सकता है और ढाल से दुश्मनों को खुले में खींच सकता है। आपको बस इतना ध्यान रखना है कि आपका मेचा खुद चोटिल न हो जाए। टाइमर 0 पर पहुंचता है और मैक्स शहर में आगे बढ़ना शुरू कर देता है। ज्यादातर कैडेट मुख्य सड़कों से जाते हैं, क्योंकि मेचा को संभालना आसान होता है और उन पर घात लगाना मुश्किल होता है, लेकिन मैक्स एक संकरी गली से जाता है। उसने दुश्मन मेचा के लिए सबसे संभावित जगहों की पहचान कर ली है और यह सड़क उन्हें पीछे ले जाएगी जहां रक्षक मुख्य सड़कों पर नजर रख रहे हैं। लाइन मेचा ज्यादा शांत नहीं है, लेकिन परिदृश्य चल रही लड़ाई की आवाजों से भरा है, जो ज्यादातर उनके रबर पैड वाले कदमों की आवाजों को ढक रही है, क्योंकि वे संकरी गली से होते हुए पहले संभावित रक्षा बिंदु की ओर बढ़ रहे हैं। मैक्स का इशारा बिल्कुल सही था, वहां 4 लाइन मेचा हैं, सभी गली की ओर पीठ करके खड़े हैं। उसके इशारे पर निको 2 मेचा के पिछले कूलिंग सिस्टम में आयन ब्लास्ट करता है, जबकि तीसरा खुद ही ले लेता है। आखिरी मेचा आती हुई आग पर पलट जाता है, लेकिन कॉकपिट की बख्तरबंद खिड़की से टकराकर पायलट की तुरंत मौत हो जाती है। 4 बज गए हैं, गली में वापस चले जाओ, मुझे लगता है कि मुझे गश्त की आवाज सुनाई दे रही है। वे दोनों तब तक नजरों से ओझल हो जाते हैं जब तक कि उनके कदमों की आहट पास नहीं आ जाती। 2 मेचा गश्ती दल ने अपने बर्बाद साथियों को ढूंढ लिया है।
जब मैक्स उनमें से एक को गिरे हुए मेचा पर हुए नुकसान का जायजा लेने के लिए आगे झुकते हुए सुनता है तो वह बाहर निकलकर खुले में आ जाता है और ऊपर के वेंट से एक मेचा के पावर कोर को उड़ा देता है, जबकि निको फिर से कॉकपिट की ओर जाता है। ये 6 है। ये बैरल से मछली पकड़ने जैसा है। मैक्स मजाक करते हुए दूसरी गली की ओर जाता है जहां उसे लगता है कि एक और रक्षा बिंदु हो सकता है। अविश्वसनीय 6 शॉट के लिए 6 शॉट, और हर एक नाजुक कमजोर जगह पर। न सिर्फ कुशल बल्कि बेहद निर्दयी भी। ज्यादातर पायलट विजुअल टारगेटिंग स्लॉट पर निशाना लगाने और कॉकपिट को तबाह करने के बारे में नहीं सोचते। कर्नल ब्लैक अब तक के प्रदर्शन की सराहना करते हैं। क्या वे कुछ ज्यादा ही आक्रामक नहीं हैं? उन्हें बाहर निकलने से पहले सिर्फ 10 किलो की जरूरत है और उन्होंने पहले कुछ ब्लॉकों में ही 6 किल कर लिए हैं, पर्यवेक्षक पूछता है। कम से कम 10। कुल हत्याओं की कोई सीमा नहीं है, सिवाय इसके कि आपको समय पर निकास बिंदु तक पहुंचना होगा। वे अभी भी निकास की ओर अच्छी गति बनाए हुए हैं, इसलिए जब तक वे पीछे नहीं मुड़ जाते उन्हें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। दूसरा पॉइंट उस गली के किनारे नहीं है जैसा मैक्स ने सोचा था। उन्होंने असल में एक चौराहे के बीच में एक बैरिकेड लगा दिया है जिस पर 6 लाइन मेचा और जले हुए ट्रांसपोर्ट का एक ढेर लगा है। यह उम्मीद से थोड़ा मुश्किल है। कोई अच्छा विचार है? मैक्स पूछता है। वहां पर पार्किंग गैराज है। ऊपर जाने के लिए हमें रेंगना होगा या साइड की दीवार पर चढ़ना होगा, लेकिन वहां अच्छी कंक्रीट की बैरिकेडिंग है और ऊंचाई का फायदा भी है। आप ऊंची जगह पर चले जाएं, जब आप तैयार हो तो मुझे संकेत दीजिए और मैं आपका ध्यान भटका दूंगा। मैक्स सहमत हो जाता है। निको चौराहे के चारों ओर चौड़ा चक्कर लगाती है ताकि उसे कोई न पकड़े और अपने हथियार लटकाकर पार्किंग की पिछली दीवार पर चढ़ जाती है। लाइन मेचा भारी तो है, लेकिन हल्के मालवाहक वाहनों से कम नहीं, इसलिए फर्श जरूर वजन संभाल लेंगे। मैं चौराहे तक एक अच्छी लाइन के साथ शीर्ष पर हूं। मैक्स गली से बाहर निकलता है और अपनी ढाल के पीछे छिपकर रक्षकों पर 3 गोलियां चलाता है, जिससे एक की मौत हो जाती है और 2 अन्य घायल हो जाते हैं। इससे सभी का ध्यान उसकी ओर चला जाता है और आग की एक बौछार उसकी ढाल पर पड़ती है। वे सभी मैक्स की ओर मुड़े हैं, इसलिए निको गोलीबारी शुरू कर देता है और पार्किंग से नीचे की ओर गोली चलाने के लिए आगे झुकता है। एक ही पल में 4 और मेचा गिरते हैं, केवल एक क्षतिग्रस्त मेचा बचता है। ये निको पर फायर करता है, जो पार्किंग के किनारे कंक्रीट बैरियर के पीछे छिप जाता है, जबकि मैक्स अपनी आयन तोप को उसकी पीठ पर छोड़ देता है। बहुत आसान। मैक्स शुरू करता है, लेकिन निको उसे रोक देता है। गश्ती दल आपके दाईं ओर और पीछे से आ रहे हैं। चौराहे पर मौजूद समूह को जरूर कोई संदेश मिला होगा। अपनी बाईं ओर सड़क पार करें और 3, 2, 1 में दौड़ते रहें। आगे बढ़ें। मैक्स अगली गली में दौड़ता है और अगले चौराहे तक पहुंचने तक चलता रहता है, फिर पार्किंग के पास पहुंचने के लिए दाईं ओर मुड़ता है। जब तक गोलीबारी शुरू न हो जाए उस इमारत के कोने के पीछे रहो। निको निर्देश देती है, उसकी ऊंचाई उसे युद्ध के मैदान का बेहतर दृश्य देती है। वह एक ही मेचा पर एक साथ दोनों हाथ चलाती है, दोनों धड़ पर लगते हैं और पावर प्लांट नष्ट हो जाता है। इससे दोनों गश्ती दल उसे निशाना बनाते हैं और मैक्स कोने से मुड़ता है, ये देखकर कि उसकी टाइमिंग की वजह से 2 मेचा उसकी ओर पीट करके खड़े हो गए हैं। उसके शॉट उन्हें तुरंत गिरा देते हैं और मैक्स पीछे की ओर भाग जाता है, इससे पहले कि कोई उसे देखे। अधिक आयन तोप के शॉट दुश्मन की ऑटो राइफल्स की आवाज में शामिल हो जाते हैं और निको मैक्स को अधिक नेविगेशन पॉइंट भेजता है। आपके पहले बिंदु पर वापस आते हुए दूसरा गश्ती दल कवर के लिए बैरिकेड का उपयोग कर रहा है, लेकिन अंदर जाने के लिए उन्हें उस तरफ परिवहन को स्थानांतरित करना पड़ा। मैक्स हंसता है जब वह देखता है कि 2 मेचा निको की आयन तोपों से बचने के लिए ट्रांसपोर्टरों के सामने खड़े हैं। वे स्पष्ट रूप से खुले में हैं और उसकी नज़र में हैं, उनका मेचा वाला हिस्सा उसकी तरफ है, इसलिए वह आसानी से उनके कॉकपिट में से निकल जाता है। लाइन मेचा भारी कवच युक्त नहीं होते, उनके धड़ में आधा दर्जन जगहें ऐसी होती हैं जहां आयन तोप की अत्यधिक मारक क्षमता मिश्रित कवच की परतों को भेद सकती है। लेकिन चूंकि आयन तोप को दोबारा गोली चलाने में पूरा 1 सेकंड लगता है और लाइन मेचा के पास केवल उसका प्राथमिक हथियार ही होता है, इसलिए कोई भी चूका हुआ निशाना आपको खतरे में डाल सकता है। अब वे रक्षा बिंदु और दोनों गश्ती दल को साफ कर चुके हैं, इसलिए निको छत से नीचे आता है और मैक्स गलियों से होते हुए निकास बिंदु की ओर जाता है। वे पहले ही काफी संख्या में लोगों को मार चुके हैं, इसलिए वह संभावित रक्षा बिंदुओं के पीछे पहुंचने की कोशिश करते हुए जो भी सबसे कारगर रास्ता उसे याद आ रहा है, उसकी योजना बना रहा है। 1 दर्जन से ज्यादा शिकार करने के बावजूद कोई नुकसान नहीं हुआ, गलियों में भी आसानी से दौड़ते रहे, दीवारों से टकराए नहीं और मलबे से ठोकर भी नहीं लगी।
और अब वे सिर्फ 30 मिनट में ही कोर्स के आधे रास्ते पर पहुंच गए हैं। प्रभावशाली पर्यवेक्षक ने लिखा, यही कारण है कि वे विशेष बलों के नामांकन के लिए तैयार हैं। कर्नल ब्लैक इस बात से सहमत हैं क्योंकि वे उन्हें गढ़ में जमे रक्षकों के एक अन्य समूह को मार गिराते हुए देख रहे हैं। इस कोर्स में परीक्षा के लिए सामान्य से ज्यादा मेचा है, लेकिन इसका नुकसान यह है कि ये काफी अनुमानित है और मुख्य सड़कों को आक्रमण से बचाते हैं। कुछ अन्य कोर्स जैसे वुडलैंड्स कोर्स में हर दुश्मन मेचा गश्त पर होता है। प्रशिक्षक विस्मय से देखते हैं कि दोनों शहर से होकर गुजरते हैं। मैक्स अपनी क्षतिग्रस्त ढाल को एक गिरे हुए दुश्मन मेचा से प्राप्त नई ढाल से बदल देता है। इस मिशन की आखिरी चाल यह है कि लैंडिंग पॉइंट पर कब्जा कर लिया गया है। 5 अतिरिक्त मेचा खुले क्षेत्र में हैं और मिशन को पूरा करने वाला ड्रॉप शिप अभी तक उतरा नहीं है जब कैडेट्स पहुंचते हैं। हालांकि किसी भी कैडेट को एक सरल और सीधे मिशन की उम्मीद नहीं थी और वे बस गोली चलाते हुए भाग जाते हैं। मैक्स एक मालवाहक कंटेनर के पीछे जाने के लिए आगे बढ़ता है, जबकि निको दूसरे कंटेनर के ऊपर लेट जाता है और लगातार कवर फायर की धारा जारी रखता है। हर शॉट दुश्मन मेचा को मारता है, लेकिन मारने के लिए महत्वपूर्ण स्पिट तक पहुंचने में असमर्थ होता है। मैक्स के अपनी जगह पर पहुंचते ही वह कंटेनर के पिछले हिस्से से नीचे उतरकर चक्कर लगाती है, जबकि रक्षक उसके पिछले स्थान तक पहुंचने के लिए फायरिंग लाइन बनाने की कोशिश करते हैं। मैक्स खुले में जो पहला शॉट पकड़ता है उसे गिरा देता है, फिर दूसरा, और फिर निको अपनी जगह पर वापस आ जाता है। तीनों बचे हुए लोग मैक्स पर हमला करते हैं, उन्हें निको की तरफ से खुला छोड़ देते हैं और मिशन पूरा होता है जब उसकी तोपों से निकलने वाला झुलसा हुआ आयनीकृत प्लाज्मा उनके पावर कोर और कॉकपिट को जला देता है। 2 सटीक तस्को, कोई नुकसान नहीं, केवल 47 मिनट बीते। वे निश्चित रूप से स्नातक हो गए हैं। पूरे अंक लेकर क्या हमें जनरल से उन्हें लाइन मेचा प्रमाण पत्र देने की अनुमति लेनी चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए, या फिर हम कैडेटों के लिए केवल कॉलेज तक लाइन मेचा की नीति पर ही कायम रहेंगे? एक परीक्षक कर्नल ब्लैक से पूछता है। मुझे यकीन है कि वह बूढ़ा योद्धा उन्हें हर चीज में पारंगत करना चाहता है, इसलिए जब भी वह उन्हें तैयार समझेगा वे कोविड क्लास प्रशिक्षण में चले जाएंगे। मेजर पेन ने मुझे बताया कि उनके बोनस आंकड़े भी लगभग 100 के करीब पहुंच चुके हैं, इसलिए वे शारीरिक विकास के दूसरे चरण से गुजरेंगे, जिससे नई पायलटिंग तकनीकों में कुछ समय के लिए देरी होगी, लेकिन हमें उम्मीद करनी चाहिए कि अगले सेमेस्टर में वे कोविड क्लास पर प्रशिक्षण शुरू कर देंगे। जल्द ही। अब पता चलता है परीक्षा मिशन से प्राप्त लाभों ने उन्हें दहलीज पार करा दी है। 50 अंक, जो युवा कैडेटों में यौवन का कारण बनते हैं, के विपरीत 100 अंक शरीर को अधिक टिकाऊ और तेजी से ठीक होने वाला बनाते हैं। अगर दोनों की तरक्की इतनी करीब करीब हो तो इससे उनके शारीरिक विकास पर असर पड़ सकता है, लेकिन न तो कैडेट को इसकी जानकारी है और न ही ज्यादातर प्रशिक्षकों को। हालांकि जनरल टेनेंट को इसकी जानकारी है और वह उन दोनों को प्रतिबंधित प्रशिक्षण केंद्र में एक चारपाई पर लिटा देता है ताकि वे आराम कर सकें और बदले में उन्हें खाना और नए कपड़े दे सकें, ताकि अगर वे बड़े हो जाएं तो वे अपनी पुरानी स्थिति से उबर जाएं। मैक्स के लिए ये दूरदर्शिता फिर से एक वरदान साबित हुई, क्योंकि जब वह सुबह उठता है तब तक उसकी लंबाई 170 सेमी हो जाती है और हर सेकंड उसकी मांसपेशियां बढ़ती जाती हैं। दूसरी ओर निको की लंबाई केवल 125 से 140 सेमी ही बढ़ पाई है। यौवन की तीव्र प्रक्रिया के दौरान उसके शरीर का अपेक्षित विकास होने के बावजूद वह अभी भी बहुत छोटी है। जनरल टेनेंट को ये सब कुछ थोड़ा मजेदार लगता है। एक कैडेट एक हटे-कट्टे नौजवान की छवि है, उस तरह का गोरा और सुंदर जिसकी आप किसी अभिनेता या प्रचार वीडियो मॉडल में उम्मीद करते हैं। दूसरा एक छोटा, काले बालों वाला और काली आंखों वाला प्राणी है जिसकी परिपक्वता उसके कद को चुनौती देती है। वह उसे उस ग्रह के वनवासियों की याद दिलाती है जहां वह रहता था। उनके आदमी भी कभी 150 सेमी से ज्यादा लंबे नहीं हुए। उसके आकार को देखकर उसे आश्चर्य होता है कि क्या ये सिस्टम के हस्तक्षेप की वजह से है, या उसका परिवार मूल रूप से किसी दूसरे ग्रह से आया था जहां गुरुत्वाकर्षण थोड़ा अलग है और नागरिक छोटे कद के हैं। हालांकि इस उत्तर के लिए अभी इंतजार करना होगा, क्योंकि जनरल टेनेंट को कागजी कार्रवाई पूरी करनी है, बैच की मांग करनी है तथा प्रशिक्षण के अगले चरण को क्रियान्वित करना है। सुबह उठकर खाना और सही कपड़े पहनकर दोनों का मूड बहुत अच्छा था, और यह बात और भी अच्छी थी कि उन्होंने सुबह ही अपनी छुट्टी शुरू कर दी थी। बस यही सवाल था कि क्या वे इस छुट्टी में अकादमी छोड़ पाएंगे, क्योंकि उन्हें पिछली छुट्टी के लिए विशेष रूप से जल्दी छुट्टी मिल गई थी, और अब उन्होंने जनरल टेनेंट के कुशल मार्गदर्शन में प्रशिक्षण भी शुरू कर दिया है। जनरल टेनेंट उनके सवालों का आसानी से अंदाजा लगा सकते थे और उनकी चिंताएं जायज भी थीं। स्पेशल फोर्स कैडेट्स को अकादमी छोड़ने की इजाजत नहीं थी,
सिवाय कुछ सालों के, क्योंकि उन्हें डर था कि अगर दुश्मन सेना को पता चल गया कि वे असुरक्षित हैं तो डेटा लीक हो सकता है या अपहरण हो सकता है। इसके बजाय उसने उनके लिए एक छोटी सी मजेदार फील्ड ट्रिप का प्लान बनाया था। उन सीनियर छात्रों के साथ जंगलों में एक एस्कॉर्ट मिशन, जिन्होंने पहले ही लाइन मेचा में क्वालिफाई कर लिया था। कैप्लर टर्मिनस पर गश्त करने में बहुत कम खतरा था, क्योंकि यह युद्ध की अग्रिम पंक्तियों से या यहां तक कि साम्राज्य के ज्यादातर बसे हुए ग्रहों से भी दूर था। हालांकि मिशन अगली सुबह तक शुरू नहीं होगा, इसलिए उनके पास अकादमी द्वारा छात्रों के लिए उपलब्ध कराए गए वास्तविक मेचा से खुद को परिचित करने का समय है। मिशन के लिए वे केवल हल्के हथियार ही ले जाएंगे, क्योंकि कैडेटों को स्नातक होने और आधिकारिक तौर पर सेना में भर्ती होने तक सार्वजनिक स्थानों पर भारी हथियार ले जाने की अनुमति नहीं है। हालांकि मैक्स के लिए यह कोई नुकसान की बात नहीं है, क्योंकि स्कूल परिसर के बाहर वास्तविक मेचा को चलाना ही उसके लिए काफी है। शाइनिंग डार्कनेस साथ नहीं आएगा, न ही जनरल टेनेंट, क्योंकि उन्हें आगामी सेमेस्टर की ट्रेनिंग की तैयारी करनी है, जबकि छात्र रात भर फील्ड ट्रिप पर हैं। एक दिन बाहर, रात भर निगरानी, फिर अकादमी वापस। कर्नल ब्लैक, जैसा कि आधिकारिक तौर पर कहा जाता है, स्पेशल यूनिट्स मिशन ट्रेनिंग का नेतृत्व करेंगे। साथ में क्रूसेडर क्लास मेचा में 2 सरकारी पर्यवेक्षक भी होंगे। इस यात्रा पर कुल 50 योग्य छात्र जा रहे हैं, जो साम्राज्य की कुछ ही प्राथमिक अकादमियों में होने वाली संख्या है, लेकिन एक लड़ाकू गश्ती दल के लिए ये काफी सामान्य है। मैक्स और निको को जो मेचा सौंपा गया है, वे बचे हुए हैं जिन्हें मिशन पर किसी और ने नहीं चाहा था, अकादमी के पुराने और ज्यादा खराब हो चुके उपकरण। लेकिन कर्नल ब्लैक और सीनियर ईयर के उन्नत मैकेनिक्स वर्ग के अनुसार वे पूरी तरह से युद्ध योग्य हैं। उन्हें नए जैसा बनाने के लिए बस थोड़ी सी ताजगी और बाहरी रंग रोगन की जरूरत है। मिशन के लिए उन्हें जो कुछ भी चाहिए था, वह सब पहले से ही रसद वर्ग द्वारा अंदर लोड किया गया था और दोबारा जांच की गई थी। लेकिन जनरल टेनेंट ने उन्हें सब कुछ फिर से जांचने के लिए कहा और सभी प्रणालियों की दोबारा जांच की, फिर उनके गोला बारूद के स्तर की, जबकि उन्हें आयरन राइफल्स के लिए केवल एक ही पावर सेल जारी किया गया था। यदि उनकी शक्ति समाप्त हो जाती है तो उन्हें मेचा के पावर कोर से पुनः चार्ज किया जा सकता है, लेकिन अतिरिक्त सेल या भारी आयन तोपों की तरह हार्ड वायर्ड कनेक्शन के बिना उन्हें घंटों तक किसी भी प्रकार के हथियार के बिना छोड़ दिया जाता है, यदि उन्हें वास्तव में राइफल का उपयोग करने की आवश्यकता होती है। उन्हें इसकी उम्मीद नहीं है, लेकिन जनरल टेनेंट गहरे निराशावादी हैं और सरकारी पर्यवेक्षकों की मंशा पर उन्हें गहरा शक है। ऐसी अफवाहें हैं कि नौकरशाह शायद सरकार पर धीरे धीरे कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं और सभी वरिष्ठ सैन्य अधिकारियों और फालिंग्स क्लास मेचा के पायलटों को अपने पक्ष में करके सरकार पर व्यावहारिक नियंत्रण हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि तकनीकी अधिकार शाही परिवार के पास है। शाइनिंग डार्कनेस साम्राज्य के अस्तित्व में आने से पहले से ही उसके परिवार के साथ रहा है और फॉलेंक्स क्लास के पायलट सीधे सम्राट के प्रति वफादारी की शपथ लेते हैं, न कि उस नौकरशाही के प्रति जो रोजमर्रा की जिंदगी चलाती है। फिलहाल ये भ्रष्टाचार के खिलाफ एक संतुलन का काम करता है, लेकिन अगर नौकरशाह फॉलेंक्स क्लास मेचा को नियंत्रित करते तो उन्हें कब्जा करने से रोकने वाला कोई नहीं होता। सेना फालानक्स वर्ग की इकाइयों को अपना स्वाभाविक नेता मानती है। अगर वे साम्राज्य के खिलाफ हो गए तो पूरी सेना संभवतः उनका अनुसरण करेगी। लगभग 3 शताब्दियों पहले, जब कैप्लर साम्राज्य की स्थापना स्वतंत्र प्रणालियों के एक समूह से हुई थी, तो टाइटन वर्ग ग्लोरी ऑफ सोल और फालानक्स वर्ग मेचा की एक संगठित सेना ने ही उनकी एकता की घोषणा को कायम रखा था। सेना अपने नायकों को नहीं भूली है। अपने संभावित उत्तराधिकारियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, जनरल मैक्स और निको को सौंपी गई लाइन मेचा को एक एक तलवार से सुसज्जित करता है, क्योंकि अकादमी के नियम उसे उनके लिए अधिक गोला बारूद की मांग करने की अनुमति नहीं देते हैं। इससे कम से कम उन्हें लड़ने का मौका तो मिलेगा अगर कुछ गड़बड़ हो जाए और गश्ती दल पर घात लगाकर हमला हो जाए। उनके खिलाफ जाने वाले किसी भी व्यक्ति को इससे हैरानी भी होनी चाहिए, क्योंकि निगरानी के दौरान उन्होंने कभी खुलेआम नजदीकी लड़ाकू हथियारों का इस्तेमाल नहीं किया है। यात्रा के लिए सब कुछ ठीक रहता है, इसलिए वह उन्हें समूह के पीछे ले जाता है, जहां कर्नल गश्ती दल में दोनों युवा प्रतिभाओं का स्वागत करता है, फिर उन्हें मिशन के लिए रेडियो चैनल और एन्क्रिप्शन कोड भेजता है। अगर सरकार में किसी को जनरल के संदेह के बारे में पता होता तो वे उसे षड्यंत्र सिद्धांतकार कहते और संभवतः चमकते अंधेरे के पायलट के रूप में उसके बने रहने की योग्यता पर भी सवाल उठाते, जो विडंबना यह है कि उसे सही साबित करता। लेकिन वह अपने विचारों को पूरी तरह से अपने तक ही सीमित रखता है और अपने सिस्टम से प्राप्त एक क्षमता का उपयोग करके कैडेट मैक्स और अपने मन को पढ़ने की क्षमता से भी अपने मनमौजी संदेहों को छुपाता है।
दो अतिरिक्त कैडेटों की मौजूदगी बाकी कैडेटों का ज्यादा ध्यान आकर्षित नहीं करती, क्योंकि गश्त के दौरान संचार में आसानी के लिए सभी को सिर्फ मेचा नंबर से ही जाना जाता है। मैक्स के पास मेचा A16 है और निको ने A86 यूनिट चुनी, ये कहते हुए कि उसकी सीट सबसे आरामदायक है। तकनीकी रूप से दोनों एक जैसे हैं, लेकिन पुरानी यूनिट में ये अलग अलग तरीकों से घिस सकती हैं, और निको पायलट कंपार्टमेंट के लिए ऊंचाई के मानकों के हिसाब से मुश्किल से ही सही है। मिशन, अंदर आ जाओ, हम 3 मिनट में निकलेंगे, कर्नल ब्लैक ने घोषणा की और रेडियो पर सभी दोस्ताना बातचीत बंद हो गई। कैडेट मानसिक रूप से तैयार हो गए कि यह उन सभी के लिए पहली वास्तविक गश्त होगी। यह अध्याय एक पूर्वावलोकन है। यदि आप अधिक तेज और अद्यतित अध्याय देखना चाहते हैं तो कृपया अधिक सामग्री के लिए देखें। अकादमी परिसर से दोहरी कतार में मार्च करते हुए बाहर निकलना ज्यादातर कैडेट्स के लिए सालों बाद सबसे ज्यादा रोमांचकारी अनुभव रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे आखिरकार उन्हें सफलता मिल गई है और वे असली लाइन मेचा पायलट बन गए हैं। एक तरह से वे सफल हो गए हैं, उन्हें मशीनों पर प्रमाणित किया गया है, बस उन्हें पहले प्रशिक्षण परिदृश्यों के बाहर काम करने का मौका नहीं मिला था। मेचा ऑपरेशनों से उत्पन्न शोर के कारण अकादमी शहर के बाहर है, इसलिए अकादमी से जंगल तक ट्रेन से यात्रा लगभग तुरंत हो जाती है। कैप्लर टर्मिनस एक विरल आबादी वाला और उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है, जहां कोई भी बर्फीले ध्रुव नहीं है, जहां जंगल में जाना किसी बस्ती से बाहर जाने जैसा ही है, जो मेचा ऑपरेशन के लिए एक वरदान है। अकादमी के पास एक घना उष्णकटिबंधीय जंगल है जिसमें कई तरह के बड़े मांसाहारी जानवर हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है जो मेचा के लिए खतरा हो। हालांकि असल मुद्दा यह नहीं है। बाहरी गांवों की सुरक्षा की समीक्षा के लिए कैडेटों को जंगल में भेजना व्यावहारिकता नहीं, बल्कि विश्वास का मामला है। स्थानीय सुरक्षा बल पहले ही स्थानीय लोगों के लिए खतरा बनने वाली किसी भी चीज का इंतजाम कर चुके होंगे। पीछे की ओर केवल कर्नल ब्लैक के क्रूसेडर क्लास मेचा में होने से मैक्स को समूह के अन्य सदस्यों की संचालन शैलियों और क्षमताओं का एक उत्कृष्ट दृश्य मिलता है। अंतर पहचानना आसान है। नियमित पायलटिंग वर्ग अपने नियंत्रणों के साथ थोड़ा असभ्य है, अपने आसपास की चीजों से विचलित होता है और अपने संचालन को सुचारू बनाने के लिए व्यावहारिक अनुभव की कमी रखता है। स्पेशल फोर्स कैंडिडेट्स कहीं अधिक सक्षम और केंद्रित हैं और स्वाभाविक रूप से संचालन करते हैं। दूसरी ओर निको अपने मेचा के अंदर पागल हो गई है। वह चेसिस के ऊपरी हिस्से पर हाथ रखकर अजीबोगरीब हरकतें कर रही है। तभी मैक्स को एहसास होता है कि वह अपनी सहज प्रतिभा का इस्तेमाल करके पूरी तरह से मानसिक जुड़ाव से विमान चला रही है और मेचा उसकी नकल करते हुए अपना सिर खुजला रही है। निको, ध्यान दो, मेचा तुम्हारे साथ अपना सिर खुजला रहा है। मैक्स अपनी यूनिट को हेड्स अप डिस्प्ले भेजता है और उसकी यूनिट मुड़कर उसे अंगूठा दिखाती है। सभी संचार माध्यमों से जुड़े होने और अजीबोगरीब व्यवहार करने वाली यूनिट को देखते हुए कर्नल ब्लैक अपने कॉकपिट में हंस रहे हैं। जनरल टेनेंट द्वारा प्रशिक्षित कैडेट एक अजीब जोड़ी हैं, लेकिन वे अविश्वसनीय रूप से सक्षम हैं। उसे इस बात का एहसास नहीं है कि निको अपनी सहज प्रतिभा से विमान उड़ा रही है, बल्कि कर्नल को लगता है कि दोनों कैडेट अपने मेचा के साथ इतने तालमेल में हैं कि वे सहज रूप से अपने शरीर से जो चाहते हैं उसके अनुसार उसे हिला रहे हैं। मैक्स को एहसास नहीं है, लेकिन जब वह बात करता है तो उसका मेचा अपने हाथों से उसी तरह इशारा करता है जैसे वह करता है, बस ज्यादा रोबोटिक अंदाज में। वह ये भी देखता है कि दोनों के पास क्लोज कॉम्बैट हथियार है, एक ऐसा हथियार जो जनरल टेनेंट ने उनके किट में जरूर जोड़ा होगा, लेकिन कर्नल को भी ये पसंद है। जब वह अभी भी एक कॉम्बैट ऑफिसर था तो वह अपने सामने क्लोज कॉम्बैट गार्ड्स की एक जोड़ी रखना पसंद करता था ताकि दुश्मन के निशाने उसके पूरी तरह से लंबी दूरी पर केंद्रित मेचा से सीधे टकरा न सकें। उसका मेचा कई लोगों की तरह एक भी हाथ खाली नहीं छोड़ता, बल्कि एक हाथ पर लगी बैटल कैनन और दूसरे पर आयरन डिस्ट्रॉयर का इस्तेमाल करता है। दूर से तो यह विनाशकारी है, लेकिन जब लक्ष्य पास आ जाते हैं तो वह नुकसान में पड़ सकता है। जनरल के उलट उसे इस बात का जरा भी अंदेशा नहीं है कि इस मिशन पर कोई उसके कैडेट्स के खिलाफ कुछ भी करने की कोशिश करेगा, बस उसे हर समय तैयार रहना पसंद है। इससे दूसरों पर अच्छा प्रभाव पड़ता है और कर्नल बनने का मतलब है कि आप थोड़े बहुत राजनेता बने बिना नहीं रह सकते। मिशन शुरू होने के 1 घंटे बाद प्रशिक्षण में अंतर साफ दिखाई देने लगता है, क्योंकि नियमित कक्षा के कैडेट वर्चुअल रियलिटी में प्रशिक्षण के आदी होने के कारण थकने लगते हैं। पायलट बनने के लिए आवश्यक एकाग्रता का स्तर समस्या नहीं है, बस उन्हें लगातार शारीरिक परिश्रम की आदत नहीं है। अकादमी के पास केवल 20 भौतिक सिमुलेटर हैं, क्योंकि वे बहुत महंगे हैं और अधिक के लिए धन जुटाना आसान नहीं है। प्रति वर्ष 100 पायलट छात्रों के साथ उनका उपयोग काफी सीमित है।
छात्रों को वास्तविक परिस्थितियों का आदी बनाना इस दूरस्थ व्यवस्था में, जहां केंद्र सरकार किसी भी चीज को उच्च प्राथमिकता नहीं देती, सबसे कठिन काम है। इसके बावजूद उनकी अकादमी अभी भी दुनिया के सर्वश्रेष्ठ पायलटों में से कुछ तैयार करती है। आगे चल रहे प्रशिक्षकों ने अभी ब्रेक लिया ही था कि कर्नल ब्लैक को अपने सेंसर पर कुछ अजीब सा महसूस होने लगा। उन्हें लगा कि यह केंद्र सरकार के किसी उपकरण का सिग्नेचर है, लेकिन फिर वह गायब हो गया और कुछ सेकंड बाद एक और जगह पर भी यही चीज दिखाई दी। सिर्फ उसी ने ही यह बात नहीं देखी। कैडेट निको ने भी अपने सेंसर पर आई इस गड़बड़ी को देखा और उसने मैक्स को चेतावनी दे दी। अपनी आंखें खुली रखो, हमारे यहाँ मेहमान आने वाले हैं। उनके कॉकपिट के बाईं ओर स्थित डिस्प्ले स्क्रीन पर संदेश चमकता है। इससे कुछ ही सेकंड पहले की स्थानीय सरकारी परिवहन इकाई के रडार पर आ जाए, मानो इकाई अभी अभी शुरू हुई हो। यह अगले गांव में है, इसमें कुछ भी असामान्य नहीं है, लेकिन अगर एक बात है जो उन्होंने अकादमी के बारे में सीखी है तो वही यह है कि हर चीज एक परीक्षा है। हर चीज। जब तक वे आराम करते हैं तब तक गाड़ी गांव में ही रुकी रहती है। मैक्स उनके आसपास छिपी हर चीज पर नजर रखता है, लेकिन उसे कुछ भी असामान्य नहीं मिलता। जब वे गांव पहुंचते हैं और पाते हैं कि उनके रडार पर जो गाड़ी है वह सड़क की मरम्मत करने वाली टीम है, जो सड़क को साफ रखने के लिए नई झाड़ियों को काट रही है, तो मैक्स अपनी सतर्कता कम करने लगता है। सड़क दल का फोरमैन मुख्य प्रशिक्षक से कुछ देर बात करता है और समझाता है कि सड़क अवरुद्ध है और मुख्य कक्षा के छात्रों को काम पर लग जाने का आदेश दिया गया है। गश्ती दल के लिए शायद सबसे आम काम झाड़ियों को साफ करना है, क्योंकि यहाँ जंगल बहुत तेजी से बढ़ता है। स्पेशल फोर्स कैंडिडेट्स मुख्य समूह के चारों ओर पोजीशन लेते हैं, जबकि मैक्स और निको कर्नल ब्लैक के साथ रियर गार्ड की ड्यूटी संभालते हैं। असल सफाई की जिम्मेदारी में एक बार में सिर्फ 4 लोग लगते हैं, 2 गांव से मिली आरी से काटने के लिए और 2 मलबा साफ करने के लिए। वे हर 15 मिनट में घूमते हैं और दस्ता धीरे धीरे आगे बढ़ता है। अगला गांव उनका रात्रि विश्राम स्थल है और सड़क दल का गंतव्य भी, जो मदद पाकर बेहद राहत महसूस करते हैं। उनके परिवहन में कटे हुए मलबे को साफ करने के लिए एक क्रेन आम है, लेकिन मेचा बहुत तेज है। जब तक वे पहुंचते हैं, मैक्स को यकीन हो जाता है कि उसने आधे कैडेट्स की जिंदगी की कहानी सुन ली है, लेकिन क्रू के सवाल उसे परेशान कर रहे हैं। क्या वे अकादमी के बारे में कुछ ज्यादा ही नहीं पूछ रहे हैं? और स्थानीय रोड क्रू को इसकी परवाह भी क्यों होगी? ने काम करने वाले दल के कई लोगों के दिमागों को स्कैन किया था, लेकिन वे सभी कैडेट्स में ईमानदारी से दिलचस्पी रखते थे, जिन्हें समाज का अभिजात वर्ग माना जाता है। इससे मैक्स निश्चिंत हो जाता है और वह दूसरों के साथ डिनर करने के लिए इस मेचा से बाहर निकलने ही वाला होता है कि उसे आभास होता है कि निको और कर्नल ब्लैक दोनों अपने मेचा के अंदर रखे राशन से खाना खा रहे हैं। इससे उसे आश्चर्य होता है कि यह यात्रा किस तरह की परीक्षा होगी। वह कैडेटों को सड़क पर तैनात कर्मचारियों के साथ बातचीत करते और घुलते मिलते देखता है और यह बात बिल्कुल स्पष्ट हो जाती है कि अकादमी को सड़क की स्थिति की जानकारी कैसे नहीं हो सकती। उन्हें जाने से पहले ही पता चल गया होगा कि यह सड़क बंद है, इसलिए लगभग तय है कि परीक्षा उसके बाद हुई किसी घटना पर आधारित होगी। स्थानीय लोगों से बातचीत करते हुए अपने मेचा से बाहर सुरक्षा कम कर दी गई। ये परीक्षा ऑपरेशनल सिक्योरिटी की है। ये बहुत हानिरहित लगता है, लेकिन युद्ध क्षेत्र में आप कभी नहीं जान सकते कि किसी अजनबी की वफादारी कहाँ है। तो मैक्स ने राशन का पैकेट गर्म किया और शाम के लिए आराम से बैठने के लिए अपनी सीट पीछे कर ली। कम से कम कर्नल ब्लैक के पास 10 मीटर ऊंचे क्रूसेडर क्लास मेचा के अंदर एक खाट तो है। मैक्स के लिए ये एक खूबसूरत मशीन है। मेचा का ऊपरी हिस्सा एक घुमावदार कवच से ढका हुआ है, बिल्कुल कछुए के कवच जैसा, जो कंधों के जोड़ों तक फैला हुआ है, और एक छाती की प्लेट निचले कोण से होने वाली फायरिंग से धड़ को ढकती है। कर्नल के मेचा के दोनों हाथों में मजबूत हथियार लगे हैं, हालांकि बाकी 2 एस्कॉर्ट्स के एक हाथ में एक मजबूत हथियार लगा है। पैर भी पूरी तरह से बख्तरबंद है, बस एक ही कमजोरी है, धड़ के पीछे लगे कूलेंट फिन्स या शायद सेंसर। इसी कारण से क्रूसेडर्स अक्सर 3 के समूह में काम करते हैं, ताकि वे एक ऐसी संरचना में खड़े हो सके जो उनकी सभी इकाइयों की पीठ को कवर कर सके। उनकी तुलना में लाइन मेचा के सिरविहीन मानवरूपी रूप और उजागर यांत्रिक डिजाइन अनाकर्षक लगते हैं। ये भी कोई मदद नहीं करता कि लाइन मेचा को दृश्यता के लिए और उन्हें अकादमी मेचा के रूप में पहचानने के लिए ग्रे और नारंगी रंग से रंगा गया है। यह कोई बहुत अच्छा रंग संयोजन नहीं है। रात के खाने के बाद पहरेदारों की नियुक्ति की जाती है। निको और मैक्स को सबसे पहले पहरा देना होता है, साथ ही स्पेशल फोर्स की एक यूनिट और नियमित कक्षा के 3 लोग भी। कर्नल ब्लैक भी जागते रहेंगे, लेकिन आधिकारिक तौर पर वे पहरे पर नहीं होंगे, क्योंकि छात्रों को ये काम संभालना होता है।
यह एक शांत समय होता है, कोई बोलता या हिलता डुलता नहीं है, और केवल जंगल में छोटे छोटे जीवों की आवाजें ही उनका साथ देती हैं। 2 घंटे बाद अगली शिफ्ट में उनकी जगह ले ली जाती है और मैक्स, निको और स्पेशल फोर्स कैडेट्स की तरह अपने मेचा के अंदर ही सोने का फैसला करता है, भले ही यह कितना भी असहज क्यों न हो, बजाय इसके कि वह रात को अच्छी नींद लेने के लिए आग के पास अपना स्लीपिंग बैग बिछाए। ये सबसे अच्छा फैसला साबित होता है, क्योंकि भोर से ठीक पहले प्रशिक्षक सभी को जगाना शुरू कर देते हैं, उन पर चिल्लाते हैं कि जल्दी करो और 10 मिनट में जाने का समय हो गया है। उसकी घड़ी खत्म होने का कोई तय समय नहीं था, इसलिए कैडेट्स को सतर्क रखने के लिए ही उन्होंने ऐसा किया होगा। चूंकि मैक्स पहले से ही अपने मेचा में है, इसलिए वह बस पावर अप करता है और कपड़े पहनने से पहले खुद को पोंछने के लिए सफाई किट उठा लेता है। ऐसा नहीं है कि उसे यहाँ कोई देख सकता है, वह चाहे तो नंगा होकर भी उड़ान भर सकता है, लेकिन उसे शक है कि कुर्सी का घिसा पिटा कपड़ा वर्दी पहनकर ज्यादा आरामदायक होगा। पायलट सूट आमतौर पर इस्तेमाल होने वाले कवरऑल का ही एक रूप है, इसलिए इसे पहनने और बूट पहनने में बस कुछ ही सेकंड लगते हैं, और कवरऑल ऊपर से अंदर धंसे रहते हैं और इसके फीते पैरों के हिसाब से एडजस्ट हो जाते हैं। निको का ये तरीका अजीब है, लेकिन यह वाकई आरामदायक है, और ट्रेनिंग के दौरान जब वह किसी अजीब स्थिति में होता है तो उसके कवरऑल के किनारे पर पैर नहीं पड़ते। इससे उसे खाने का थोड़ा समय मिल जाता है, और मैक्स कैबिनेट से नाश्ते का न्यूट्रिशन पैक निकालता है और पाता है कि वह एक सामान्य फल के स्वाद वाला बार है और उसके साथ किसी तरह का सूखा अनाज भी है। अनाज के पैकेट का कोना तो वह फाड़ देता है ताकि बाद में उड़ान भरते समय उसे मुंह में डाल सके, लेकिन फ्रूट बार को वह भी काटता है। देखने में तो वह कुछ खास नहीं लग रहा था, लेकिन मैक्स को लगता है कि बार वाकई बहुत अच्छे हैं। वह बस यही चाहता है कि नाश्ते के पैकेट में एक अच्छा पे हो और उसे मेचा के पीने के पानी से घूंट घूंट न पीना पड़े। सैन्य राशन में विविधता जरूर होती है, लेकिन कैडेटों को अकादमी द्वारा निगरानी में रखा जाता है, जिसे केंद्रीय प्राधिकरण ने उनके इष्टतम विकास के लिए डिजाइन किया है। यह कोई बड़ी राहत नहीं है, खासकर जब सुबह आपको बस एक कॉफी की जरूरत हो या फिर एक गिलास जूस के साथ मिश्रित अनाज का एक असाधारण सूखा पैकेट। कर्नल ब्लैक जनरल द्वारा प्रशिक्षित कैडेटों की इस जोड़ी से बहुत प्रभावित हैं। उन्हें बताया गया कि उन्हें नहीं पता था कि फील्ड ट्रिप भी उनकी स्कोरिंग का हिस्सा है, और जनरल ने उन्हें प्रक्रियाओं या किसी और चीज के बारे में पहले से कोई चेतावनी नहीं दी थी, लेकिन ऐसा लगता है कि वे दोनों बिना किसी के बताए समझ गए थे कि उन्हें क्या करना है, एक ऐसा गुण जिसकी कर्नल एक संभावित अधिकारी में सराहना करते हैं। वरिष्ठ अधिकारी बनने से पहले पायलटों को उस मेचा के आधार पर रैंक दी जाती है जिस पर वे योग्य होते हैं। लाइन मेचा पायलट लगभग सभी कॉर्पोरल होते हैं और स्क्वाड लीडर सार्जेंट होते हैं। कार्वेट क्लास मेचा पर योग्यता प्राप्त करने के बाद उन्हें सेकेंड लेफ्टिनेंट के पद पर पदोन्नत किया जाता है और आमतौर पर लाइट मेचा के एक विंग की कमान सौंपी जाती है। आमतौर पर एक पूरी तरह से मशीनीकृत बटालियन में 20 लाइन मेचा होते हैं, हालांकि सैनिकों की संख्या के आधार पर यह संख्या कम या ज्यादा भी हो सकती है। अगर वे क्रूसेडर क्लास मेचा में पहुंच जाते हैं तो वे कैप्टन से शुरुआत करेंगे और अनुभव के साथ मेजर बन जाएंगे। उसके बाद ये सब राजनीति में बदल जाता है, क्योंकि वरिष्ठ अधिकारी मेचा के विंग से कहीं ज्यादा बड़ी इकाइयों का नेतृत्व करते हैं। ज्यादातर सेनाएं बिल्कुल इसी तरह काम नहीं करती, लेकिन कैप्लर में वे दावा करते हैं कि कौशल सर्वोपरि है, इसलिए एक पायलट जिस प्रकार के मेचा का इस्तेमाल करता है वह साम्राज्य में उसकी रैंक, व्यवहार और यहां तक कि वेतन भी निर्धारित करता है। ये तो समझ में आता है कि अभी भी एक पदानुक्रम है। एक पैदल सेना सार्जेंट औसत लाइन मेचा पायलट से ऊंचा पद पा सकता है, लेकिन फिर भी उसे शक्तिशाली युद्ध मशीनों के पायलटों जैसा सम्मान कभी नहीं मिलेगा। कर्नल ब्लैक को स्तरीकृत प्रणाली की ज्यादा परवाह नहीं है, लेकिन सैकड़ों में से एक महत्वहीन ग्रह पर अकादमी के प्रिंसिपल के रूप में चीजों की व्यापक योजना में उनकी राय वास्तव में मायने नहीं रखती। यह अध्याय एक पूर्वावलोकन है। यदि आप अधिक तेज और अद्यतित अध्याय देखना चाहते हैं तो कृपया अधिक सामग्री के लिए देखें। मैक्स बस हरी भरी पत्तियों का आनंद ले रहा था। वे धीमी गति से चल रहे थे, इस बार ब्रेक के लिए रुके नहीं और किसी भी अच्छी सलाह को ध्यान से सुन रहे थे जो शायद डांट फटकार के बीच छिपी हो। हालांकि ज्यादातर उन्हें बस डांट फटकार ही झेलनी पड़ रही थी, उन चीजों के लिए जिन्हें करने से उन्हें पहले ही मना किया जा चुका था, लेकिन नागरिक प्रशंसा के पहले ही संकेत पर वे भूल गए थे। जनरल टेनेंट मेचा हैंगर के पास उनके लौटने का इंतजार कर रहे थे। उनके चेहरे पर एक बड़ी मुस्कान थी, जिसे दोनों कैडेट जानते थे कि यह उनके भविष्य के लिए अच्छा संकेत नहीं है। वापस स्वागत है कैडेट्स। मैंने आपके लिए एक बहुत ही खास प्रशिक्षण कक्ष बनाया है जहां हम अगले हफ्ते से काम शुरू कर सकते हैं।
इसमें आपके शारीरिक व्यायाम उपकरण और सब कुछ मौजूद है। मुझे यकीन है कि आपको यह नया माहौल बहुत पसंद आएगा। शब्द दोस्ताना और उत्साहपूर्ण है, लेकिन इस अभिवादन में कुछ ऐसा है जो मैक्स को सिहरन पैदा कर देता है। जब वे सुबह प्रशिक्षण कक्ष में पहुंचे तो वह बिल्कुल वैसा ही अद्भुत था जैसा जनरल ने बताया था। उन्होंने उस खाली पड़े प्रशिक्षण कक्ष को कैडेटों के लिए एक पूर्ण अपार्टमेंट में बदल दिया था। 2 शयन कक्ष, बैठक कक्ष, रसोई, गद्देदार फर्श वाला मार्शल आर्ट प्रशिक्षण कक्ष, प्रशिक्षण के लिए इस्तेमाल होने वाले 3 मेचा सिमुलेटर, हिसाब किताब के लिए डेस्क, उनकी जरूरत की हर चीज यहाँ मौजूद थी। ये सोचकर कि उन्हें शायद खुद खाना बनाना पड़ेगा, मैक्स थोड़ा चिंतित हुआ। वह पहले से बने खाने को दोबारा गर्म करना जानता था, लेकिन खुद से खाना बनाना उसके बस की बात नहीं थी। मुझे ऐसे मत देखो, तुम्हें अभी भी कैफेटेरिया से खाना मिलता रहेगा, किचन सिर्फ नाश्ते वगैरह के लिए है, क्योंकि तुम इस स्वीट से तब तक नहीं निकलोगे जब तक तुम्हारी ट्रेनिंग का अगला चरण पूरा नहीं हो जाता। जनरल टेनेंट ने वही आश्वस्त करने वाली मुस्कान दी जिससे मैक्स को हमेशा लगता था कि उसके साथ धोखा हो रहा है। हमेशा की तरह वह सही था। क्या ये गुरुत्वाकर्षण कक्ष है, जनरल? निको नियंत्रण कक्ष के पास खड़े होकर पूछता है। बिल्कुल सही। अगले 2 महीनों तक हर दिन इस कक्ष में गुरुत्वाकर्षण बल बढ़ेगा ताकि आपके शरीर को सुडौल और परिष्कृत बनाने में मदद मिल सके। हम अगले कुछ महीनों में सिमुलेटर में कम और जिम में ज्यादा समय बिताएंगे। मुझे बताया गया है कि आप दोनों ने बुनियादी मार्शल आर्ट प्रशिक्षण प्राप्त कर लिया है, इसलिए हम इसका उपयोग आपके कौशल और शारीरिक स्थिति को बेहतर बनाने के लिए करेंगे। आप जिस भी ग्रह पर उतरेंगे उसका गुरुत्वाकर्षण केपलर टर्मिनस जितना शाही मानक के करीब नहीं होगा। बेहतर होगा कि आप इस बदलाव के लिए पहले से तैयार रहें। अपना भाषण समाप्त करते ही जनरल टेनेंट गुरुत्वाकर्षण प्रणाली चालू कर देते हैं और उनके शरीर का वजन तुरंत 1/3 बढ़ जाता है। जनरल ठीक लग रहे हैं, लेकिन निको में ज्यादा ताकत नहीं है और उसे इस प्रभाव में सामान्य रूप से चलने में कठिनाई हो रही है। अपनी पहले से ही उच्च शक्ति के साथ मैक्स बेहतर प्रदर्शन कर रहा है, लेकिन इस वातावरण में उसे अभी भी सुस्ती महसूस हो रही है। सबसे पहले आइए देखें कि आपके पास मार्शल आर्ट के क्या कौशल हैं, ताकि मुझे पता चले कि कहां से काम करना है। कैडेट्स, अपने कवरऑल पहनो और 10 मिनट में जिम पहुंच जाओ। जनरल ने उन्हें अपने नए कमरों की ओर दौड़ते हुए देखते हुए निर्देश दिया। प्रशिक्षण कक्ष के अंदरूनी हिस्से को हूबहू केपलर इंटरस्टेलर परिवहन जहाज के अंदर की तरह बनाया गया है, जिसकी दीवारों को नौसेना के नियमित नीले भूरे रंग से रंगा गया है। कमरे मानक जूनियर अधिकारी बंद थे, 3 मीटर लंबे और 2 मीटर चौड़े, जिनमें एक मेज के ऊपर एक बिस्तर और एक बड़ा लॉकर था। जिम भी उनके द्वारा सेवा किए गए आखिरी जहाज के जिम की हूबहू प्रतिकृति था। उनका विचार था कि स्नातक होने के बाद ये परिवेश उनके लिए सामान्य हो जाएगा, इसलिए जितनी जल्दी वे उन्हें इसकी आदत डाल देंगे उतना ही बेहतर होगा। इसके अलावा जहाज पर मौजूद हर चीज को तेज और अत्यधिक गुरुत्वाकर्षण परिवर्तनों से बचने के लिए डिजाइन किया गया था, चाहे जहाज का गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र उतार चढ़ाव करे या पूरी तरह से विफल हो जाए। कुछ ही मिनटों में दोनों कैडेट वापस आ गए, ये देखकर उत्साहित कि उनका सारा सामान उनके नए कमरों में पहले से ही मौजूद था। जनरल टेनेंट ये देखकर हैरान रह गए कि उन्होंने कमरे की उन गुप्त दरारों या गैदों के नीचे कुछ भी छिपाकर नहीं रखा था, बल्कि नियमानुसार सब कुछ उनके लॉकरों में सुरक्षित रखा हुआ था। ठीक है, मैं तुम दोनों को शुरुआत में मुकाबला करने के लिए कहता हूँ। क्या तुम कई शैलियाँ जानते हो या सिर्फ एक? जनरल टेनेंट पूछते हैं। थोड़ी बहुत अलग शैलियाँ हैं, सर, निको जवाब देता है, जिससे मैक्स को ये समझाने से बचा लिया जाता है कि उसने ये सब उसकी याददाश्त से कैसे सीखा। अच्छा, शुरू करो। दोनों कैडेट जनरल की अपेक्षा से कहीं ज्यादा कुशल हैं, क्योंकि वे केपलर साम्राज्य में व्याप्त पहले, आखिर में और सिर्फ दूरी से हमला वाली मानसिकता के आदी हैं। लेकिन चूंकि वे कुशल थे, इसलिए वह उन्हें बुनियादी बातों से शुरू किए बिना भी और भी ज्यादा सिखा सकते थे। एक बार जब आप एक मार्शल आर्ट सीख लेते हैं, तो बाकी की बुनियादी बातें सीखना बहुत आसान हो जाता है। बस शैलीगत अंतर होता है और आप जो पहले से जानते हैं वह थोड़ा अलग होता है। वह उन्हें केप मागा शैली सिखाना चाहते हैं, जो उनके और कई अन्य सैन्य परिवारों में चली आ रही एक प्राचीन निकट युद्ध शैली है जो उनके बच्चों को निहत्थे और चाकू से लड़ने की तकनीकें सिखाती है। ऐसा लगता है कि वे पहले से ही कुछ ऐसा ही जानते हैं, इसलिए जनरल टेनेंट उनकी वर्तमान क्षमता को समझते ही ग्रैपलिंग तकनीक सिखाना शुरू कर देते हैं। अतिरिक्त गुरुत्वाकर्षण मैक्स के लिए एक बड़ा फायदा है, जिसने पहले शायद ही कोई मैच जीता हो। इस माहौल में निको को उसे लात मारने में दिक्कत होती है, इसलिए जब जनरल ने उन्हें ग्रैपलिंग और क्लोज कॉम्बैट में बदल दिया, तो उसकी गति और चपलता का फायदा उतना ज्यादा नजर नहीं आया।
वह अब भी मैक्स से काफी तेज है, लेकिन यह उतना ज्यादा नहीं है जितना तब होता है जब वह अपनी पसंद की शैली चुन सकती है और मैक्स की लंबी भुजाओं का सामना करने के लिए अपने पैरों का इस्तेमाल कर सकती है। बहुत अच्छा, अब चाकुओं की जगह इन लकड़ी की छड़ियों से प्रयोग करके देखो। जनरल टेनेंट निर्देश देते हैं, ये देखने के लिए उत्सुक कि उनके कैडेट्स कैसे आगे बढ़ेंगे। यह अध्याय एक पूर्वावलोकन है। यदि आप अधिक तेज और अद्यतित अध्याय देखना चाहते हैं तो कृपया अधिक सामग्री के लिए देखें। गुरुत्वाकर्षण वर्धित वातावरण में एक हफ्ते बिताने के बाद मैक्स को अपने शरीर में बड़े बदलाव नजर आने लगे। सबसे पहले उसके शरीर में अपेक्षित कसावट आई, जो एक स्वागत योग्य सुधार था। उसकी बालसुलभ कोमलता अब गायब हो रही थी और उसकी जगह एक सुडौल रूप आ रहा था जो एक सच्चे सैनिक के लिए ज्यादा उपयुक्त था। चूंकि सभी बच्चों को 12 वर्ष की आयु में सैन्य अकादमियों में ले जाया जाता है, मैक्स ने अपने जीवन में कभी किसी को यौवनावस्था से गुजरते नहीं देखा था, तथा इससे पहले उसे यह कोई महत्वपूर्ण स्मृति नहीं लगी थी, इसलिए पूरी प्रक्रिया ने उसे आश्चर्यचकित कर दिया। हालांकि उसके चेहरे में आए बदलावों जितना नहीं। वह अक्सर सोचता था कि वह अपने माता पिता में से किसके जैसा दिखेगा, लेकिन अब आईने में देखकर अपने जवान चेहरे से बेतरतीब सुनहरे दाढ़ी को हटाते हुए उसने इस चेहरे को पहचान लिया। अपने माता पिता का मिश्रण नहीं, बल्कि अपने पिछले जन्म का अपना चेहरा। यह उसके पिछले जीवन की पहली याद थी जो उसे कभी याद आई थी, और मैक्स बस खुद को घूर रहा था और उस पिछले जीवन के बारे में कुछ भी याद करने की कोशिश कर रहा था। लेकिन उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। वह सोच रहा था कि क्या ये सिस्टम उसके पूरे शरीर को उसके पिछले जन्म जैसा बना रहा है, या ये पुनर्जन्म का असर है। क्योंकि जीव विज्ञान के बारे में उसने जो थोड़ा बहुत सीखा था, उसके हिसाब से उसके वर्तमान रूप का कोई मतलब नहीं बनता। एक तो पिछले हफ्ते उसकी लंबाई 180 सेमी तक बढ़ गई है, जो उसके पिता से पूरे 15 सेमी ज्यादा है। शरीर और चेहरे को मिलाकर अब वह अपने वर्तमान परिवार से बिल्कुल भी मेल नहीं खाता। यह एक छोटा सा आशीर्वाद है, लेकिन उसकी नज़र में एक महत्वपूर्ण आशीर्वाद है। मैक्स अगर अपने बदलावों से हैरान है तो निको बस परेशान है। उसकी लंबाई 145 सेमी पर रुक गई और जिद करके बढ़ने से इनकार कर रही है। हालांकि इस हफ्ते उसने काफी ताकत हासिल कर ली है, क्योंकि शुरुआत में उसका आंकड़ा बहुत कम था। वह उसे उन पेशेवर बॉडी बिल्डरों की याद दिलाती है जिन्हें उसने बचपन में डेटा नेट पर देखा था। उसके शरीर की हर मांसपेशी दिखाई देती थी और जब वह चलती थी तो हिलती थी। उसके अपने चौकोर जबड़े और मजबूत रोमन नाक की तुलना में उसके चेहरे के भाव बहुत ही कोणीय, परी जैसे और नाजुक लग रहे थे। हालांकि मैक्स के लिए यह एक क्रूर मजाक था, उसके दोस्त में नाजुकता जैसी कोई बात नहीं थी। अब जब उसकी ताकत लगातार बढ़ते गुरुत्वाकर्षण के साथ लगभग समायोजित हो गई है, तो वह प्रशिक्षण के दौरान नियमित रूप से उसे हरा देती थी। लेकिन ज्यादा देर तक नहीं। निको के पास अनुभव का फायदा हो सकता था, लेकिन मैक्स तेजी से कौशल में उनसे आगे निकल रहा था। जनरल टेनेंट जो नई शैली उन्हें सिखा रहे थे, वह उनके लिए ही बनी लग रही थी और उन्हें पूरा विश्वास था कि एक दिन जल्द ही वही जीत हासिल करेंगे। बस थोड़ी और तेजी और निपुणता से काम चल जाएगा। मैक्स ने अभी अपना कवरऑल पहना ही था कि जनरल अपने स्कूल के एक डॉक्टर के साथ आया, जो अतिरिक्त गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव के कारण लगभग एक कदम चूक गया था। तुम दोनों की साप्ताहिक जांच, और अब चूंकि तुम यौवन की अवस्था में पहुंच गए हो, तुम्हारे केंद्रीय शासित अनिवार्य गर्भनिरोधक टीके भी। आखिरकार बेरा अकादमी प्रशिक्षण के दौरान कोई दुर्घटना नहीं चाहता। जनरल टेनेंट हंसते हैं। मैक्स का मानना है कि यह बात सही है, क्योंकि सहशिक्षा सुविधाओं और सैकड़ों हार्मोनल किशोरों के साथ कम से कम कुछ रोमांटिक रिश्ते तो बनना स्वाभाविक ही है। कैप्लर मिलिट्री को इससे कोई आपत्ति नहीं है, बस उन्हें बेवजह का खाली समय पसंद नहीं है। चेकअप एक साधारण सी बात थी, बस उनकी प्रगति की जांच करना था। मैक्स ने डॉक्टर के मन की बात पढ़ ली और पाया कि उसकी शारीरिक प्रगति डॉक्टर द्वारा उसके स्टेट बोनस के लिए की गई उम्मीद से कहीं ज्यादा थी, जिसका श्रेय उसने गुरुत्वाकर्षण प्रशिक्षण को दिया। जनरल टेनेंट ने उन्हें सुबह स्ट्रेचिंग, पुशअप्स और बर्पीज का वार्म अप करने को कहा, जबकि वे परिणामों पर चर्चा करने के लिए डॉक्टर के साथ बाहर चले गए। तो डॉक्टर, आपको क्या मिला? जैसा कि हम पहले से ही जानते थे, कैडेट निको का परिवार वास्तव में वही प्राचीन तारित सैन्य परिवार है और मूल रूप से कैप्लर टर्मिनस से नहीं है। उनके लिए आकार बिल्कुल सामान्य है। वास्तव में उनके परिवार की मुख्य शाखा से संबंधित मेचा अभी भी भंडारण में है और बताया गया है कि अधिकांश उपयोगकर्ताओं के लिए कॉकपिट में उनका आकार बहुत छोटा है। आश्चर्य कैडेट मैक्स का था। उसके जन्म रिकॉर्ड के बावजूद जीनोम खोज से पता चलता है कि वह कैप्लर टर्मिनस का निवासी नहीं है। उसकी मां जरूर है, लेकिन हमें ये पता लगाना होगा कि उसके पिता कौन है।
मैं आपको बस इतना बता सकता हूं कि वह इस प्रणाली और नैनोटेक्नोलॉजी के सभी अन्य रूपों पर असाधारण रूप से अच्छी प्रतिक्रिया देता है। डॉक्टर जनरल टेनेंट के संदेह की पुष्टि करता है। शुक्रिया डॉक्टर, मैं आपका एहसानमंद हूं। मैं किसी को दोनों परिवारों की जांच करने के लिए कहूंगा। अल्फा लेवल की अनुकूलता यूं ही कहीं से नहीं आ जाती, जरूर कुछ कमी है। डॉक्टर अपने काम पर वापस चले जाते हैं और जनरल टेनेंट कैडेट्स को एक और दिन की ट्रेनिंग देने के लिए वापस अंदर चले जाते हैं। गुरुत्वाकर्षण प्रशिक्षण कमाल का काम कर रहा है और उनके शरीर लगभग इतने स्थिर हो गए हैं कि वे अगले चरण की ट्रेनिंग के लिए आगे बढ़ सकते हैं, सिमुलेटर से असली मेचा तक। हालांकि अनुभव बहुत समान है, लाइव मेचा प्रशिक्षण जिम्मेदारी सिखाता है। कैडेटों को प्रशिक्षण के दौरान क्षतिग्रस्त इकाइयों की मरम्मत और रखरखाव में सहायता करने के लिए मजबूर किया जाएगा, साथ ही मैकेनिकल कक्षाओं में भी, और यह उन्हें उपकरणों और अपने साथी सैनिकों के प्रति सम्मान सिखाता है। कम से कम ज्यादातर के लिए तो ऐसा ही होता है। अन्य कक्षाओं में प्रशिक्षण का ये चरण ही वह है जहां संभावित अधिकारी पदोन्नति का निर्धारण शुरू होता है, जहां कैडेटों के दृष्टिकोण और नेतृत्व क्षमता का वास्तविक दुनिया के परिदृश्य में पूर्ण प्रदर्शन होता है। इन दोनों के लिए यह पहले से ही स्पष्ट है कि वे योग्य हैं, और कैडेट मैक्स आम आदमी का नेता है, जबकि कैडेट निको में एक ड्रिल प्रशिक्षक जैसी शालीनता और आकर्षण है, जिसके दांत में दर्द हो। वह एक बेहतरीन रणनीतिकार और एक अच्छी नेता है, लेकिन वह जनता में देशभक्ति जगाने की बजाय कैडेटों को डराकर कार्रवाई करने के लिए प्रेरित करने में ज्यादा सक्षम है। शायद वह उसे कैडेट मैक्स का कार्यकारी अधिकारी बनाने का इंतजाम कर सके। जनरल टेनेंट के सेना के पुलिस और आंतरिक रसद विभाग कमिश्नरिएट में दोस्त हैं, और वह उनसे कैडेटों को अतिरिक्त प्रशिक्षण देने के लिए किसी को जल्दी यहां भेजवा सकते हैं। एक सुप्रशिक्षित कमिश्नर यूनिट की आपूर्ति का काम संभालता है और रसद अधिकारी व कर्मचारी जमीनी काम करते हैं। उन्हें अनुशासन संबंधी मामलों को भी संभालने का काम सौंपा जाता है, और वे यूनिट के दूसरे नंबर के कार्यकारी अधिकारी के लिए एकदम सही विकल्प होते हैं। जनरल टेनेंट ने इसे सेमेस्टर के लिए आवश्यक विषयों की सूची में शामिल करने का निर्णय लिया, जबकि कैडेट्स पहले से ही शारीरिक प्रशिक्षण में व्यस्त थे। टेनेंट द्वारा कैप्लर अधिकारियों द्वारा पसंद की जाने वाली उच्च गुणवत्ता वाली शराब, वेनेशियन ब्रांडी की पेशकश के 2 दिन बाद कैप्लर टर्मिनस स्थित अकादमी में एक असामान्य चेहरा देखने को मिला। केंद्रीय कमान के आंतरिक मामलों के अन्वेषण विभाग के इंक्विजिटर वुल्फ आमतौर पर किसी को भी देखने के लिए उत्सुक नहीं थे। उनके एक शब्द से ही पूरी अकादमियां बंद हो सकती थीं, या बटालियनों पर आरोप लग सकते थे। कैप्लर साम्राज्य में उनकी प्रतिष्ठा और उनकी शक्ति के स्तर के कारण किसी आंतरिक मामलों के इंक्विजिटर से मिलना बहुत अपशकुन माना जाता था। लेकिन वह यहाँ किसी को डांटने फटकारने नहीं आया था, वह उन कैडेटों को उत्तराधिकारी के रूप में देखना चाहता था जिन्हें उसके चाचा प्रशिक्षित कर रहे थे। बूढ़ा आदमी बहुत ही नखरेबाज था, और अगर वह कहता कि ठीक से प्रशिक्षित होने पर ये अच्छे उत्तराधिकारी बनेंगे, तो वुल्फ खुशी खुशी मदद करने को तैयार हो जाता था। अकादमी की चिंता कम करने के लिए वह पूरे परिधान की बजाय अपनी वर्दी के कैजुअल पैंट और पोलो शर्ट पहनकर आया था, लेकिन फिर भी वह वहां से गुजरते हुए सभी को तनावग्रस्त देख सकता था। वह आम कपड़ों में भी आ सकता था, लेकिन 30 साल हो गए थे जब उसने कोई भी पहना था। कर्तव्य ही उसका जीवन था, और एक जिज्ञासु कभी भी पूरी तरह से कर्तव्य से मुक्त नहीं होता। आसपास पैदल यातायात की कमी के कारण जनरल द्वारा इस्तेमाल किए जा रहे प्रशिक्षण क्षेत्र को उसने आसानी से ढूंढ लिया। अंदर कदम रखते ही वह बाहरी सामान्य से 2 गुने इंपीरियल मानक तक गुरुत्वाकर्षण परिवर्तन देखकर लगभग दंग रह गया। एक मेका पायलट के विपरीत, जिसे आगे बढ़ने के लिए एक उच्च रैंक प्रणाली की आवश्यकता होती है, इंक्विजिटर्स को केवल बुद्धिमत्ता और समर्पण की आवश्यकता होती है। वुल्फ के पास केवल गामा रैंक प्रणाली थी, इसलिए अपने मध्य वर्षों में भी वह इन अल्फा रैंक कैडेटों द्वारा बिना मॉडिफायर्स के प्राप्त की गई शक्ति की बराबरी नहीं कर पाता था। अगर उसे ठीक से याद है तो 2 कैडेट मैक्स और निको जब वह अंदर आया तो अभ्यास कर रहे थे। कमर पर बंधे कवरऑल और पसीने से भीगे ग्रे टैंक टॉप, जाहिर है कि वे आज सुबह से ही काफी देर से प्रशिक्षण ले रहे थे। उसने ये भी देखा कि वे जिन मजबूत प्रशिक्षण दंडों का इस्तेमाल कर रहे थे, वे धक्कों के जोर से मुड़ गए थे। उसे यकीन नहीं था कि यह गुरुत्वाकर्षण था या उनके प्रशिक्षण का कोई और पहलू, लेकिन ये कैडेट्स तो राक्षस थे। प्राथमिक प्रशिक्षण में ही 100 से ज्यादा बोनस अंक 2 अंकों के आधार के साथ अल्फा रैंकर्स बस अलग तरह से बने थे। ऐसा लग रहा था कि वे उनके परिवार के केप मागा का भी इस्तेमाल कर रहे थे, जो सिर्फ जनरल से ही आ सकता था। वह वाकई अपने उत्तराधिकारियों के लिए पूरी कोशिश कर रहे थे। जब उन्होंने उसके जूतों की दहलीज पार करने की आवाज सुनी तो दोनों इंक्विजिटर वुल्फ के सामने खड़े हो गए और मुट्ठी से सीने पर कैप्लर को सलामी दी।
डेक पर पूछताछ करता। निको ने पुकारा और जनरल टेनेंट दूसरे कमरे से बाहर आए, नए आगमन पर मुस्कुराते हुए। भतीजे, आने के लिए शुक्रिया। कैडेट्स, मैं इंक्विजिटर वुल्फ हूँ। अगले कुछ हफ्तों में वे तुम्हें कमिसार के कर्तव्य सिखाएंगे। जानकारी की विविधता जरूरी है, इसलिए मैं तुम्हें खुद यह नहीं सिखाऊंगा, बल्कि सिर्फ तुमने जो सीखा है उसके आधार पर तुम्हारी परीक्षा लूंगा। हमें शिक्षित करने के लिए धन्यवाद इंक्विजिटर, कैडेट्स ने एक स्वर में उत्तर दिया। मैं आज यहाँ प्रशिक्षक के तौर पर हूँ, इसलिए आप मुझे मेजर वुल्फ कह सकते हैं। जनरल, उन्हें अनुशासन नियमों और अनिवार्यताओं के बारे में कितना पता है? मैंने तब इंपीरियल हैंडबुक याद कर ली थी, इसलिए उन्हें सिद्धांत तो पता है, लेकिन हमने अभी तक उस पर बात नहीं की है। इससे मेजर वुल्फ का काम आसान हो जाता है। उन्हें ग्रहों की वफादारी, रीति रिवाजों और मानकों पर बरसों से चली आ रही स्थानीय शिक्षा को उल्टना नहीं पड़ेगा। अनुशासन जितना प्रेरणा का विषय है, उतना ही दंड का भी, और एक योग्य कमिसार को अपने सैनिकों को अधिकतम दक्षता पर बनाए रखने के लिए इन दोनों पहलुओं में संतुलन बनाए रखना आवश्यक है। ये बात विशेष रूप से पैदल सेना वाले मिश्रित बल के लिए सत्य है। ज्यादा सैनिकों का मतलब ज्यादा समस्याएं हैं, और कई पैदल सैनिक भर्ती किए गए सैनिकों से थोड़े ही बेहतर होते हैं, जो अपनी सेवा अवधि पूरी करके घर जा सकते हैं। जिन ग्रहों पर यह प्रणाली लोगों के बीच अच्छी तरह से नहीं चली, या जहां मेचा पायलटिंग सांस्कृतिक रूप से उतनी प्रचलित नहीं है, वहां युद्ध के प्रयासों के लिए हर साल पैदल सेना की रेजिमेंट भेजना आम बात है। वे 10 साल सेवा करते हैं और फिर बचे हुए लोग नागरिक जीवन जीने के लिए घर लौट आते हैं। हम ज्ञान प्रश्नोत्तरी से शुरुआत करेंगे। शारीरिक प्रशिक्षण के बाद स्नान करेंगे और सामान्य वर्दी में लौटेंगे। मैक्स और निको अपने मैच में वापस लौटते हैं, जबकि सेशन में बस कुछ ही मिनट बचे हैं। मैक्स को यकीन है कि इस बार वो जीत जाएगा। जब वो निको की कलाई पकड़कर घुमाता है, वो ज्यादा ताकतवर है, इसलिए बस कुछ ही सेकंड्स में वो उसे पिन कर देगा। जनरल टेनेंट उसे एक स्वीकृति भरी नजर से देखते हैं, जिस पर न तो कैडेट का ध्यान जाता है, लेकिन इंक्विजिटर वुल्फ अपना सिर हिलाते हैं। वह हार गया है। आप इसे कैसे देखते हैं? ये तो एक किताबी ताला है, जनरल टेनेंट ने धीरे से पूछा। बिल्कुल, ये किताबी है। तुम्हें नमक की खदानों में हुए गैंगवार याद हैं? विजय ही एकमात्र गुण है। ये बर्बरों का झुंड, जनरल ने गहराई से सोचते हुए कहा। बिल्कुल उनके जैसे। जैसे ही वह ये कहता है, मैक्स निको को पिन करने के लिए अपने पास खींच लेती है और निको उसे साफ काटती है, जिससे वह सिहर उठता है। इससे पहले कि वह संभल पाता, उसका लचीला शरीर आधा मुड़ जाता है और उसकी गर्दन उसकी जांघों के बीच मजबूती से जकड़ लेती है। मैक्स खुद को बचाने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन अंत में वह पहले ही हार मान लेता है। तुमने मुझे काटा। झूठ और बदनामी। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। तुम्हें पता है कि मैं तुम्हारा मन पढ़ सकता हूं, है ना? तो फिर तुमने मुझे काटने क्यों दिया? दोनों अधिकारी हंसने लगते हैं और उनकी हंसी मजाक बारिश की आवाज के पीछे धीमी पड़ जाती है। क्या वे हमेशा इतने प्रतिस्पर्धी रहते हैं? वुल्फ पूछता है। मेका के अंदर तो और भी बुरा हाल है। वे दोनों कट्टर हैं और एक दूसरे से हारना पसंद नहीं करते, लेकिन फिर भी फिलहाल दोनों बराबरी पर हैं। उन्हें अपनी शुरुआती कुछ सिस्टम एबिलिटीज को सक्रिय करने के लिए ज्यादा से ज्यादा 1-2 साल और दीजिए, फिर सब ठीक हो जाएगा। जनरल ने पुष्टि की। तो फिर आपके हाथ पूरे भरे हैं। लेकिन चिंता मत करो, अगर वे इतने समर्पित हैं तो उन्हें यूनिट की कमान और आपूर्ति की वास्तविकता सिखाने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। मुझे उम्मीद है कि आप कमिसार के लिए छोटे वाले को ही चुन रहे हैं। बड़ा वाला वाकई अच्छा इंसान लगता है। हमें कमान संभालने के लिए ऐसे और लोगों की जरूरत है। जनरल टेनेंट अपने भतीजे की तरफ देखकर मुस्कुराते हैं। मुझे पता था कि हम चीजों को एक ही नजरिए से देखेंगे, इसीलिए मैंने उनके प्रशिक्षण के लिए आपसे संपर्क किया। अगर हमें उन्हें अलग करना पड़ा तो ये प्रतिभा की बर्बादी होगी। जनरल टेनेंट द्वारा कैप्लर अधिकारियों द्वारा पसंद की जाने वाली उच्च गुणवत्ता वाली शराब वेनेशियन ब्रांडी की पेशकश के 2 दिन बाद कैप्लर टर्मिनस स्थित अकादमी में एक असामान्य चेहरा देखने को मिला। केंद्रीय कमान के आंतरिक मामलों के अन्वेषण विभाग के इंक्विजिटर वुल्फ आमतौर पर किसी को भी देखने के लिए उत्सुक नहीं थे। उनके एक शब्द से ही पूरी अकादमियां बंद हो सकती थीं या बटालियनों पर आरोप लग सकते थे। कैप्लर साम्राज्य में उनकी प्रतिष्ठा और उनकी शक्ति के स्तर के कारण किसी आंतरिक मामलों के इंक्विजिटर से मिलना बहुत अपशकुन माना जाता था। लेकिन वह यहाँ किसी को डांटने फटकारने नहीं आया था। वह उन कैडेटों को उत्तराधिकारी के रूप में देखना चाहता था जिन्हें उसके चाचा प्रशिक्षित कर रहे थे। बूढ़ा आदमी बहुत ही नखरेबाज था, और अगर वह कहता कि ठीक से प्रशिक्षित होने पर ये अच्छे उत्तराधिकारी बनेंगे,
तो वुल्फ खुशी खुशी मदद करने को तैयार हो जाता था। अकादमी की चिंता कम करने के लिए वह पूरे परिधान की बजाय अपनी वर्दी के कैजुअल पैंट और पोलो शर्ट पहनकर आया था, लेकिन फिर भी वह वहां से गुजरते हुए सभी को तनावग्रस्त देख सकता था। वह आम कपड़ों में भी आ सकता था, लेकिन 30 साल हो गए थे जब उसने कोई भी पहना था। कर्तव्य ही उसका जीवन था, और एक जिज्ञासु कभी भी पूरी तरह से कर्तव्य से मुक्त नहीं होता। आसपास पैदल यातायात की कमी के कारण जनरल द्वारा इस्तेमाल किए जा रहे प्रशिक्षण क्षेत्र को उसने आसानी से ढूंढ लिया। अंदर कदम रखते ही वह बाहरी सामान्य से दोगुने इंपीरियल मानक तक गुरुत्वाकर्षण परिवर्तन देखकर लगभग दंग रह गया। एक मेका पायलट के विपरीत, जिसे आगे बढ़ने के लिए एक उच्च रैंक प्रणाली की आवश्यकता होती है, इन्क्विजिटर्स को केवल बुद्धिमत्ता और समर्पण की आवश्यकता होती है। वुल्फ के पास केवल गामा रैंक प्रणाली थी, इसलिए अपने मध्य वर्षों में भी वह इन अल्फा रैंक कैडेटों द्वारा बिना मॉडिफायर्स के प्राप्त की गई शक्ति की बराबरी नहीं कर पाता था। अगर उसे ठीक से याद है तो दो कैडेट मैक्स और निको जब वह अंदर आया तो अभ्यास कर रहे थे। कमर पर बंधे कवरऑल और पसीने से भीगे ग्रे टैंक टॉप, जाहिर है कि वे आज सुबह से ही काफी देर से प्रशिक्षण ले रहे थे। उसने ये भी देखा कि वे जिन मजबूत प्रशिक्षण दंडों का इस्तेमाल कर रहे थे वे धक्कों के जोर से मुड़ गए थे। उसे यकीन नहीं था कि यह गुरुत्वाकर्षण था या उनके प्रशिक्षण का कोई और पहलू, लेकिन ये कैडेट्स तो राक्षस थे। प्राथमिक प्रशिक्षण में ही 100 से ज्यादा बोनस अंक 2 अंकों के आधार के साथ अल्फा रैंकर्स बस अलग तरह से बने थे। ऐसा लग रहा था कि वे उनके परिवार के केप मागा का भी इस्तेमाल कर रहे थे, जो सिर्फ जनरल से ही आ सकता था। वह वाकई अपने उत्तराधिकारियों के लिए पूरी कोशिश कर रहे थे। जब उन्होंने उसके जूतों की दहलीज पार करने की आवाज सुनी तो दोनों इंक्विजिटर वुल्फ के सामने खड़े हो गए और मुट्ठी से सीने पर कैप्लर को सलामी दी। डेक पर पूछताछ करता निको ने पुकारा और जनरल टेनेंट दूसरे कमरे से बाहर आए, नए आगमन पर मुस्कुराते हुए। भतीजे, आने के लिए शुक्रिया। कैडेट्स, मैं इंक्विजिटर वुल्फ हूं। अगले कुछ हफ्तों में वे तुम्हें कमिसार के कर्तव्य सिखाएंगे। जानकारी की विविधता जरूरी है, इसलिए मैं तुम्हें खुद यह नहीं सिखाऊंगा, बल्कि सिर्फ तुमने जो सीखा है उसके आधार पर तुम्हारी परीक्षा लूंगा। हमें शिक्षित करने के लिए धन्यवाद इंक्विजिटर, कैडेट्स ने एक स्वर में उत्तर दिया। मैं आज यहाँ प्रशिक्षक के तौर पर हूँ, इसलिए आप मुझे मेजर वुल्फ कह सकते हैं। जनरल, उन्हें अनुशासन नियमों और अनिवार्यताओं के बारे में कितना पता है? मैंने तब इंपीरियल हैंडबुक याद कर ली थी, इसलिए उन्हें सिद्धांत तो पता है, लेकिन हमने अभी तक उस पर बात नहीं की है। इससे मेजर वुल्फ का काम आसान हो जाता है। उन्हें ग्रहों की वफादारी, रीति रिवाजों और मानकों पर बरसों से चली आ रही स्थानीय शिक्षा को उल्टना नहीं पड़ेगा। अनुशासन जितना प्रेरणा का विषय है, उतना ही दंड का भी, और एक योग्य कमिसार को अपने सैनिकों को अधिकतम दक्षता पर बनाए रखने के लिए इन दोनों पहलुओं में संतुलन बनाए रखना आवश्यक है। ये बात विशेष रूप से पैदल सेना वाले मिश्रित बल के लिए सत्य है। ज्यादा सैनिकों का मतलब ज्यादा समस्याएं हैं, और कई पैदल सैनिक भर्ती किए गए सैनिकों से थोड़े ही बेहतर होते हैं, जो अपनी सेवा अवधि पूरी करके घर जा सकते हैं। जिन ग्रहों पर यह प्रणाली लोगों के बीच अच्छी तरह से नहीं चली, या जहां मेचा पायलटिंग सांस्कृतिक रूप से उतनी प्रचलित नहीं है, वहां युद्ध के प्रयासों के लिए हर साल पैदल सेना की रेजिमेंट भेजना आम बात है। वे 10 साल सेवा करते हैं और फिर बचे हुए लोग नागरिक जीवन जीने के लिए घर लौट आते हैं। हम ज्ञान प्रश्नोत्तरी से शुरुआत करेंगे। शारीरिक प्रशिक्षण के बाद स्नान करेंगे और सामान्य वर्दी में लौटेंगे। मैक्स और निको अपने मैच में वापस लौटते हैं, जबकि सेशन में बस कुछ ही मिनट बचे हैं। मैक्स को यकीन है कि इस बार वो जीत जाएगा। जब वो निको की कलाई पकड़कर घुमाता है, वो ज्यादा ताकतवर है, इसलिए बस कुछ ही सेकंड्स में वो उसे पिन कर देगा। जनरल टेनेंट उसे एक स्वीकृति भरी नजर से देखते हैं, जिस पर न तो कैडेट का ध्यान जाता है, लेकिन इंक्विजिटर वुल्फ अपना सिर हिलाते हैं। वह हार गया है। आप इसे कैसे देखते हैं? ये तो एक किताबी ताला है, जनरल टेनेंट ने धीरे से पूछा। बिल्कुल, ये किताबी है। तुम्हें नमक की खदानों में हुए गैंगवार याद हैं? विजय ही एकमात्र गुण है। ये बर्बरों का झुंड, जनरल ने गहराई से सोचते हुए कहा। बिल्कुल उनके जैसे। जैसे ही वह ये कहता है, मैक्स निको को पिन करने के लिए अपने पास खींच लेती है और निको उसे साफ काटती है, जिससे वह सिहर उठता है। इससे पहले कि वह संभल पाता, उसका लचीला शरीर आधा मुड़ जाता है और उसकी गर्दन उसकी जांघों के बीच मजबूती से जकड़ लेती है। मैक्स खुद को बचाने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन अंत में वह पहले ही हार मान लेता है। तुमने मुझे काटा। झूठ और बदनामी। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। तुम्हें पता है कि मैं तुम्हारा मन पढ़ सकता हूं, है ना? तो फिर तुमने मुझे काटने क्यों दिया?
दोनों अधिकारी हंसने लगते हैं और उनकी हंसी मजाक बारिश की आवाज के पीछे धीमी पड़ जाती है। क्या वे हमेशा इतने प्रतिस्पर्धी रहते हैं? वुल्फ पूछता है। मेका के अंदर तो और भी बुरा हाल है। वे दोनों कट्टर हैं और एक दूसरे से हारना पसंद नहीं करते, लेकिन फिर भी फिलहाल दोनों बराबरी पर हैं। उन्हें अपनी शुरुआती कुछ सिस्टम एबिलिटीज को सक्रिय करने के लिए ज्यादा से ज्यादा 1-2 साल और दीजिए, फिर सब ठीक हो जाएगा। जनरल ने पुष्टि की। तो फिर आपके हाथ पूरे भरे हैं। लेकिन चिंता मत करो, अगर वे इतने समर्पित हैं तो उन्हें यूनिट की कमान और आपूर्ति की वास्तविकता सिखाने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। मुझे उम्मीद है कि आप कमिसार के लिए छोटे वाले को ही चुन रहे हैं। बड़ा वाला वाकई अच्छा इंसान लगता है, हमें कमान संभालने के लिए ऐसे और लोगों की जरूरत है। जनरल टेनेंट अपने भतीजे की तरफ देखकर मुस्कुराते हैं। मुझे पता था कि हम चीजों को एक ही नजरिए से देखेंगे, इसीलिए मैंने उनके प्रशिक्षण के लिए आपसे संपर्क किया। अगर हमें उन्हें अलग करना पड़ा तो ये प्रतिभा की बर्बादी होगी। इन्क्विजिटर वुल्फ भी जनरल टेनेंट की तरह ही एक कुशल शिक्षक थे और उन्होंने सुबह के 3 घंटे का समय अपने हाथ में ले लिया। कोई आसान शुरुआत नहीं हुई, कोई परिचयात्मक अभ्यास नहीं हुआ, बल्कि उन्होंने सीधे ही एक नवगठित बटालियन को रसद पहुंचाने के काम से उनकी शुरुआत कर दी। उन्होंने नियमों के प्रासंगिक खंडों पर 1 घंटा बिताया और फिर कैडेटों को कमांडिंग अधिकारियों के रूप में सीधे आभासी वास्तविकता परिदृश्य में उतार दिया गया। जैसा कि प्रशिक्षकों ने आशा व्यक्त की थी, वे स्वाभाविक रूप से भूमिकाओं में आ गए, जिसका अर्थ ये था कि आवश्यक वस्तुओं की सूची तैयार करने के बाद निको ने निर्दयतापूर्वक सभी को अंतिम हस्ताक्षर के लिए मैक्स के पास भेज दिया, जबकि सिमुलेशन द्वारा बनाए गए विभाग प्रमुखों के साथ बजट पर काम कर रहे थे। पूरा दृश्य एक इंपीरियल लाइट क्रूजर पर घटित होता है, एक ऐसा जहाज जो विशेष बलों के हमलावर दस्तों को उनके गंतव्य तक पहुंचाता है। दोनों वरिष्ठ अधिकारियों ने तय किया कि यह इसके लिए सबसे उपयुक्त स्थान है, क्योंकि संभवतः यही उनका पहला कमांड होगा, और उनके प्रशिक्षण क्षेत्र को धूसर नीले रंग से ढकी प्लास्टील की दीवारों की नकल करने के लिए डिजाइन किया गया था, ताकि सिमुलेशन के अंदर और बाहर के बीच पूर्ण एकीकरण का एहसास बना रहे। जनरल का विचार ये था कि प्रशिक्षण के दौरान वे कैडेट होने का एहसास भूल जाएं और एक कार्य से दूसरे कार्य तक सब कुछ सहजता से चलता रहे। सिद्धांततः इससे अकादमी से ड्यूटी स्टेशन तक उनके संक्रमण को सुचारू रूप से करने में मदद मिलेगी। निको की पिछली जिंदगी की यादों को ताज़ा करते हुए कैडेट्स ने जरूरी सामान ऑर्डर करने के बाद हर विभाग को थोड़ा थोड़ा अतिरिक्त पैसा छोड़ने पर सहमति जताई। इस परिदृश्य में कर्मचारियों को सामान्य सैनिकों की तरह व्यवहार करने के लिए प्रोग्राम किया गया है, और निर्देश मिलने के कुछ ही देर बाद वे मैक्स के पास उन अतिरिक्त चीजों के ऑर्डर लेकर लौटने लगते हैं जो सूची में नहीं थी। इनमें से ज्यादातर चीजें मंजूर करने लायक थीं, लेकिन उन्हें कई संदिग्ध ऑर्डर भी मिले, या तो ज्यादा दाम वाले, या फिर बिना किसी विवरण के, या फिर सीधे सीधे गैर जरूरी। वह सूची लगभग पूरी कर ही चुका था कि उसे 2 बक्सों में प्रशिक्षण उपकरण के लिए एक मांगपत्र दिखाई दिया, जिस पर कोई अतिरिक्त विवरण नहीं था, लेकिन निको के हस्ताक्षर थे। मैक्स अपनी जन्मजात प्रतिभा का इस्तेमाल करके ये पता लगाता है कि वह क्या कर रही थी और पाता है कि बक्सों में खेल के उपकरण, संगीत वाद्ययंत्र, ताश के पत्ते और ऐसी ही अन्य चीजें हैं। मनोरंजन और आराम की चीजें उनकी मांग के लिए स्वीकृत सूची में नहीं है, लेकिन बक्से में कुछ भी विशेष रूप से निषिद्ध नहीं है। मैक्स इस पर हस्ताक्षर कर देता है और जब आदेश दे दिए जाते हैं तो परिदृश्य समाप्त हो जाता है तथा वे वास्तविकता में वापस आ जाते हैं। देखते हैं कैडेट्स, तुमने कैसा किया। मैं अधिकारी स्वायत्ता के एक स्तर में विश्वास करता हूं, इसलिए मैंने अंदर का दृश्य नहीं देखा, बल्कि एक कमिश्नरी अधिकारी के रूप में तुम्हारे मांग आदेशों का ऑडिट करूंगा। इन्क्विजिटर वुल्फ अपनी बेचैन कर देने वाली दांतेदार मुस्कान के साथ उन्हें सूचित करता है और बजट और आदेशों को देखना शुरू कर देता है। वे बजट से 5% कम में आए हैं, जो एक अच्छा संकेत है, और सामान भी अच्छा लग रहा है। उनके डेटा टैबलेट से स्कैन से पता चलता है कि उन्हें जरूरी हर चीज मिल गई है, साथ ही ज्यादातर अतिरिक्त सामान भी, जो नए कमांडर अपने कर्मचारियों का सूक्ष्म प्रबंधन करते समय नजरअंदाज कर देते हैं। मैक्स की तरह उन्हें प्रशिक्षण उपकरणों का ऑर्डर तो मिल गया, लेकिन उनके पास सिर्फ ऑर्डर शीट ही बची है। इसलिए वह प्रशिक्षण परिदृश्य से डेटा निकालता है और उसकी सामग्री की जांच करता है ताकि पता चल सके कि क्या वे किसी भ्रष्ट रसद अधिकारी को भूल गए थे और उनके ऑर्डर में प्रतिबंधित सामान आ गया था। उसे 2 बहुत ही सामान्य सूचीबद्ध सैनिकों के प्रेरक शिपमेंट मिलते हैं। जैसा कि आदेश दिया गया था, वे तकनीकी रूप से निषिद्ध नहीं हैं, लेकिन अधिकांश कैडेट और नौसिखिए अधिकारी उन्हें फिजूल खर्ची के रूप में अस्वीकार कर देंगे, और फिर जब उनके परिदृश्य को सिमुलेशन कार्यक्रम द्वारा पूर्व निर्धारित मिशन मैट्रिक्स के माध्यम से चलाया जाएगा, तो उन्हें कम यूनिट प्रेरणा को मिलेगा।
कुल मिलाकर वह इस पहले प्रयास से बहुत प्रभावित हैं, भले ही उनकी कई मात्राएं वास्तव में आवश्यक मात्रा से कम हो और वे लगभग हर दक्षता उन्नयन से चूक गए क्योंकि उन्होंने विभागों को अपने आदेशों पर सहयोग करने के लिए बाध्य नहीं किया। केपलर की उन्नत तकनीक के साथ कई विशिष्ट वस्तुओं को एक ही मल्टीटूल से बदला जा सकता है। उन्होंने सिम्युलेटर को उस मिशन को पूरा करने के लिए सेट किया जिसकी तैयारी के लिए कैडेटों को नियुक्त किया गया था, तथा उन्हें 73 अंक प्राप्त हुए जो कि आराम से पास हो गए, लेकिन उनके मानकों के लिए पर्याप्त नहीं थे। मुश्किल से पास होने लायक, तत्परता और मनोबल के लिए उच्च अंक, दक्षता, स्पेयर पार्ट्स की आपूर्ति और गोला बारूद के भंडार के लिए कम अंक। डेटा संकलित होने के बाद वह उत्सुक कैडेटों को सूचित करते हैं। कल हम आपकी गलतियों की लंबी सूची पर चर्चा करेंगे। इसमें पूरे 3 घंटे लगेंगे। मैक्स को लगता है कि मेजर वुल्फ की मुस्कान मेजर पेन जैसी ही है। देखने में तो ये दोस्ताना लगती है, लेकिन असल में है नहीं। 2 घंटे के सिमुलेशन में 3 घंटे की गलतियां बहुत ज्यादा हैं, और मैक्स ने जितना सोचा था उससे कहीं ज्यादा। व्याख्यान उतना ही लंबा था जितना मैक्स को डर था, लेकिन अगले 2 हफ्तों में उसने सैन्य इकाइयों द्वारा आपूर्ति की खपत और सैन्य समाज को चुपचाप शक्ति प्रदान करने वाली केपलर तकनीक की विविधता के बारे में अविश्वसनीय रूप से कुछ सीखा। इससे वह इस अपरिहार्य निष्कर्ष पर पहुंचा कि ऊर्जा हथियारों को कम करके आंका गया है। बेशक ये प्रक्षेपास्त्रों और विस्फोटकों जितने प्रभावी नहीं हो सकते, लेकिन लंबी बमबारी के लिए जरूरी गोला बारूद की विशाल मात्रा हैरान कर देने वाली है। क्रूसेडर क्लास मेचा की बैटल कैनन में इस्तेमाल होने वाले केपलर किंगडम के किसलेस आर्टिलरी राउंड्स के साथ भी इस विशाल मेचा में कुछ 100 से ज्यादा राउंड्स रखना एक मुश्किल काम है। नियमों के अनुसार ये सामान्य युद्ध परिदृश्य के लिए पर्याप्त से अधिक है, लेकिन मैक्स को ये पता नहीं है कि इस शब्द को किसने परिभाषित किया है, या क्या उन्होंने कभी व्यक्तिगत रूप से युद्ध देखा है। बेसिक प्रोविजनिंग का क्रैश कोर्स पूरा करते हुए मैक्स को दोपहर की शारीरिक ट्रेनिंग का फायदा मिलने लगा था। उसकी निपुणता और गति तेजी से बढ़ रही थी, हालांकि उसकी स्ट्रेंथ में अभी ज्यादा इजाफा नहीं हुआ था, जिससे मार्शल आर्ट से लेकर मेका पायलटिंग तक सब कुछ उसके लिए आसान हो गया था। अब उन्हें युद्धाभ्यास के साथ बने रहने के लिए संघर्ष नहीं करना पड़ा। गति अब उनके लिए लगभग आरामदायक थी, और जनरल टेनेंट ने घोषणा की थी कि वे लाइन मेचा प्रशिक्षण लगभग पूरा कर चुके हैं। एक बार जब वह उनके रसद कौशल से संतुष्ट हो गए, तो इनक्विजिटर वुल्फ ने युद्ध परिदृश्यों में सैन्य अनुशासन पर काम करना शुरू किया। तरीके, सिद्धांत और तैनाती संरचनाओं और उपकरणों से लेकर गर्म किए गए राशन के बजाय मैदानी कैफेटेरिया की उपलब्धता तक, हर चीज कैसे व्यवहार को प्रभावित कर सकती है, इस पर चर्चा की। प्रावधान के विपरीत यह विषय शीघ्रता से पूरा नहीं किया जाएगा। योजना यह है कि वह अपने अधिकारियों के प्रशिक्षण के उस भाग पर पूरा सेमेस्टर खर्च करेंगे। दूसरे हफ्ते के अंत में डॉक्टर ने उनकी आखिरी जांच भी करवाई ताकि यह पता लगाया जा सके कि सिस्टम एनहांसमेंट के बाद उनके शरीर का विकास 100 बोनस पॉइंट्स पर स्थिर हो गया है या नहीं। दोनों कैडेट्स को पूरी उम्मीद थी कि वह कहेंगे कि ऐसा ही हुआ है, क्योंकि जनरल टेनेंट उनके पायलटिंग कोर्स बदलने के लिए इसी आखिरी चीज का इंतजार कर रहे थे। कॉवेट क्लास मेचा तेज, ज्यादा प्रतिक्रियाशील और ज्यादा भारी हथियारों से लैस थे। विकसित होते शरीर के साथ इन्हें चलाने से अंदरूनी चोटें लग सकती थीं, जिससे कैडेटों के पूरी तरह तैयार होने तक इंतजार करने से भी ज्यादा देरी से प्रशिक्षण में देरी होती। इसी वजह से अकादमी में आमतौर पर इसे पढ़ाया ही नहीं जाता था। किसी सैनिक की सिस्टम कंपैटिबिलिटी का स्तर जितना कम होता है, उसकी विकास दर सिस्टम रहित इंसान के उतने ही करीब होती जाती है। समाज में युवाओं से जुड़ी हर चीज इसी तथ्य पर आधारित थी। यहां तक कि वयस्कता की उम्र भी प्रणाली प्रेरित यौवन के समाप्त होने के 2 साल बाद निर्धारित की गई थी, क्योंकि यही वह समय था जब उनके मन और शरीर का पूर्ण विकास अपेक्षित था। अल्फा रैंक कैडेटों के लिए इसका अर्थ अक्सर प्राथमिक प्रशिक्षण के दौरान होता था। डेल्टा रैंक के कैडेटों के लिए यह उनके विश्वविद्यालय के वर्षों के बाद भी हो सकता था, अगर उनके प्रारंभिक प्रशिक्षण में प्रगति धीमी रही हो। डॉक्टर की प्रतिक्रिया उम्मीद के मुताबिक नहीं थी। उनके अल्फा ग्रेड सिस्टम उनके शरीर की मौजूदा स्थिति में सामान्य से ज्यादा बदलाव ला रहे थे, और नए प्रशिक्षण के लिए आगे बढ़ने से पहले उन्हें अनुकूलन के लिए और समय चाहिए था। इस देरी का एक कारण गुरुत्वाकर्षण प्रशिक्षण भी था, जो उनकी क्षमताओं को लगातार बढ़ा रहा था, जिससे बदलाव लंबा खींच गया। इसलिए जनरल टेनेंट ने कार्यक्रम में थोड़ा बदलाव किया। उन्हें नए पायलटिंग गुर सिखाने के बजाय सुबह के कमांड पाठ के बाद अगले दिन दोपहर को कर्नल ब्लैक 2 क्षतिग्रस्त लाइन मेचा के साथ कैडेटों के निदान और मरम्मत के लिए पहुंचे। उन्हें लाइव फायर प्रशिक्षण के दौरान वरिष्ठ वर्ग द्वारा क्षतिग्रस्त किया गया था, और उन्होंने सोचा कि इन इकाइयों को जो क्षति हुई है
वह पूरी तरह से उस तरीके से मेल खाती है जिस तरह से कैडेट मैक्स और निको ने योग्यता परीक्षाओं के दौरान अपनी नकली मशीनों के साथ व्यवहार किया था। बहुत हो गई कैडेट्स की बातें, अब काम पर लग जाओ। मैंने इन दो क्षतिग्रस्त मेचा को खास तौर पर तुम दोनों के लिए तुम्हारी युद्ध शैली के आधार पर चुना है। किसी ने सोचा होगा कि उसका मेचा एक कलाबाज साइबॉग है और हाइड्रोलिक सिस्टम में ढेर सारी सीलें उड़ा देगा। कर्नल ब्लैक निको के पार्किंग की इमारत पर चढ़ने और जांच के दौरान उसके द्वारा पार किए गए विभिन्न बैरिकेड्स और बाधाओं को याद करके मुस्कुराए बिना नहीं रह पाते। और कोई और सोचता है कि यदि वह लक्ष्य को नहीं देख सकता तो वह उसे नहीं देख सकता, इसलिए मैं आपके लिए एक मेचा लाया हूं जिसके कैपेसिटर उड़ गए हैं और कवच आइसोलेटर पूरी यूनिट में झुलस गए हैं। दोनों कैडेट्स हंसते हैं, ये जानते हुए कि यह एक लंबा दिन होने वाला है, लेकिन यह ज्यादातर खुद की हुई गलती थी। जनरल टेनेंट की निगरानी में कोई भी गलती, चाहे कितनी भी छोटी क्यों न हो, सजा से नहीं बचती, इसलिए भले ही उनकी परीक्षा वर्चुअल थी, उन्होंने उन्हें असल में मरम्मत करने के लिए मजबूर करने का तरीका ढूंढ ही लिया था। वे सभी क्षतिग्रस्त क्षेत्रों का निरीक्षण करते हैं और कर्नल ब्लैक प्रत्येक को कैप्लर लाइन मेचा के निदान और मरम्मत संबंधी जानकारी वाला एक डेटा टैबलेट देते हैं और उन्हें काम शुरू करने का निर्देश देते हैं। इंक्विजिटर वुल्फ की तरह उनका सिद्धांत ये देखना है कि वे उपलब्ध जानकारी से अपने लिए क्या बना सकते हैं। निको के पास अपने पिछले जीवन की कुछ रखरखाव संबंधी यादें हैं जिनकी समीक्षा मैक्स पहले ही कर चुका है और प्रौद्योगिकी में अंतर के कारण उन्हें आंशिक रूप से ही प्रासंगिक पाता है, लेकिन दोनों कैडेटों ने अकादमी में आने से बहुत पहले ही कैप्ला एम्पायर मेचा डिजाइन और मरम्मत के बुनियादी सिद्धांतों और तकनीकों पर पाठ्यपुस्तकों को पढ़ने और समझने के लिए समय निकाला था। वे स्वयं को मेचा का सच्चा प्रशंसक कहलाने में असमर्थ थे क्योंकि उन्हें ये समझ नहीं था कि वे कैसे काम करते हैं। दृश्यमान क्षति पर नोट्स बनाने के बाद काम धीरे धीरे शुरू होता है और जैसे ही वास्तविक मरम्मत शुरू होती है, कर्नल ब्लैक सलाह और सहायता देना शुरू कर देते हैं। नहीं, आपको अंतिम पिन हटानी होगी, फिर कैप खोलने से पहले सी क्लिप हटानी होगी, वरना ये जाम हो जाएगा और आपको दोबारा शुरू करना होगा। कर्नल ने कैडेट निको को निर्देश देते हुए एक विशेष प्रकार के हाइड्रोलिक रैम को अलग करने का सही तरीका बताया। निको का दिन दोनों कैडेट्स में से ज्यादा मशीनी रहा है। मैक्स जिस यूनिट की मरम्मत कर रहा है उसे कई बार गोली लग चुकी है, इसलिए वह ज्यादातर आर्मर प्लेट्स और एनर्जी एब्जॉर्प्शन कैपेसिटर्स को बार बार हटा बदल रहा है, फिर इलेक्ट्रिकल सर्किट और आंतरिक संरचना में किसी तरह के नुकसान की जांच कर रहा है। निको ने अब तक 4 इलेक्ट्रिक मोटर और 2 दर्जन हाइड्रोलिक सिलेंडर दोबारा बनाए हैं, क्योंकि जिस यूनिट पर वह काम कर रही थी उसमें ओवरलोड की वजह से काफी नुकसान हुआ था जब पायलट एक ऊंचे रास्ते से गिर गया था। यह अभी भी काम कर रहा है, लेकिन लगभग हर जगह से लीक हो रहा है। ये प्रणालियां अनावश्यक और पृथक हैं, इसलिए मेचा के गिरने और उसके बाद पाठ्यक्रम पूरा करने के लिए किए गए युद्धाभ्यासों के कारण दर्जनों छोटे क्षतिग्रस्त हिस्से हैं। मुझे अपने पिछले जन्म में मरम्मत करने वाले कर्मचारियों से सचमुच माफी मांगनी चाहिए थी। मैंने उनके लिए इससे भी बदतर हालत में मशीनें लाई थीं। निको चुपचाप सोचती है, पिछले जन्म की यादों और इस काम को जल्द से जल्द पूरा करने के लिए अपनी नई सीख पर विचार करते हुए। यह अच्छा लग रहा है। कैडेट मैक्स, अपने बाएं हाथ के सभी सुरक्षा उपकरणों की दोबारा जांच कर लो, फिर हम उस हाथ पर हस्ताक्षर कर सकते हैं। कैडेट निको, यूनिट चालू करो और धड़ के जोड़ों में लीकेज की जांच करो। कर्नल ब्लैक को असल में अपना सारा समय दुकान में बिताना अच्छा लगता है, अकादमी चलाने की राजनीति और बेतुकी बातों से दूर। उन्होंने इस ड्यूटी स्टेशन पर तबादले की मांग खास तौर पर इसलिए की थी ताकि वे उस राजनीतिक जाल से बच सके जिसमें वे खुद को पदोन्नत करवा चुके थे। हालांकि कोई भी वरिष्ठ अधिकारी राजनीति से पूरी तरह बच नहीं पाता, क्योंकि वे हर कंपनी कमांड स्तर और उससे ऊपर की पोस्टिंग का एक अभिन्न अंग होते हैं। ऐसे में सिर्फ 2 कैडेटों के साथ, जो मेंटेनेंस प्रोग्राम से भी नहीं थे, पूरी दोपहर उनके लिए काम का एक बेहतरीन दिन था। अगर उनके पुराने दोस्त जनरल थोड़ी ब्रांडी ले आते तो शायद सब कुछ वाकई बेहतरीन हो जाता। यांत्रिक मरम्मत पूरी होने के बाद कैडेट इकाइयों को साफ करते हैं, फिर क्षति और लीक के लिए दोहरी प्रणाली जांच करते हैं और अंत में अपने कवच पर अकादमी के नियमित रंग को ताज़ा करते हैं। जब तक वे काम पूरा कर लेते हैं तब तक दोनों इकाइयां नए से भी बेहतर काम करती हैं, ठीक से सुधारी और ट्यून की गई होती हैं और प्रशिक्षण मेचा में आमतौर पर आने वाली हर छोटी बड़ी समस्या का समाधान हो जाता है। और ये हैं 2 सही ढंग से सर्विस की गई मेचा अपनी अगली तैनाती के लिए तैयार। अपनी शाम का आनंद लें और मैं कल आपके काम के लिए और यूनिट्स लेकर आऊंगा।
दूसरा अवकाश समाप्त हो गया है और वरिष्ठ कैडेट स्नातक स्तर के करीब हैं, इसलिए हर दिन उनके पास मरम्मत के लिए अधिक मेचा होंगे, इतने अधिक कि मरम्मत वर्ग के छात्र हर साल इस अंतिम सेमेस्टर से डरते हैं। प्रशिक्षकों का कहना है कि यह उनके प्रशिक्षण का हिस्सा है, युद्ध के दौरान इकाइयों को क्रियाशील बनाने की जल्दबाजी, लेकिन युवा कैडेटों के विकासशील दिमागों को हमेशा ये समझने में परेशानी होती है कि वास्तविकता वास्तव में अकादमी में उन्हें मिलने वाली शिक्षा से कहीं अधिक खराब होगी। मेचा प्रेमी मैक्स के लिए तो ये स्वर्ग जैसा है। वह असल जिंदगी की लाइन मेचा में पूरी तरह डूबा हुआ है, सिस्टम टेस्ट कर रहा है और कंपोजिट आर्मर प्लेट्स बदल रहा है, जो हर ट्रेनिंग रन में बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो जाती हैं। ये धातु के आवरण के अंदर रेजिन से लथपथ कपड़े और उन्नत सिरेमिक की परतों से बने होते हैं, जिन्हें इस तरह डिजाइन किया गया है कि वे मैक्स स्पेशल फोर्स क्लास द्वारा क्षतिग्रस्त लाइन मेचा पर काम कर रहा होता है, तभी उसका सिस्टम तय करता है कि उसे अपग्रेड की जरूरत है। ज्यादातर अल्फा रैंक यूजर्स को अपने स्कूल जीवन में किसी न किसी मोड़ पर एक अतिरिक्त फंक्शन मिलेगा, क्योंकि यह 50 पॉइंट्स के बाद उपलब्ध होता है और दूसरा संभवतः 100 पॉइंट्स के बाद। सबसे बड़ा सवाल यह है कि उन्हें क्या मिलेगा। फंक्शन सक्रिय करना। नया सिस्टम फंक्शन जोड़ा गया, यूनिट ऑप्टिमाइजेशन। ये सिस्टम उपयोगकर्ता को उनकी मेचा यूनिट के सर्वोत्तम प्रदर्शन को बनाए रखने में सहायता करेगा। सक्रियण के लिए स्पर्श आवश्यक है। पीपी आओ। मैक्स कुछ देर तक नोटिफिकेशन देखकर हैरान रहता है, सोचता है कि आखिर सिस्टम उसके लिए क्या करेगा। लेकिन जब वह अगले लाइन मेचा पर सिस्टम डायग्नोस्टिक चलाने के लिए स्क्रीन को छूता है, तो उसके दिमाग में एक नया इंटरफेस खुल जाता है, मानो कोई हेड्स अप डिस्प्ले हो। 42 दोष पाए गए, दक्षता 37% कम हो गई, अब सही है। मैक्स ये देखने का निर्णय करता है कि सिस्टम क्या कर रहा है, तभी उसके खून की एक बूंद, फिर एक और, तथा तीसरी बूंद उसकी उंगलियों से स्क्रीन पर गिरती है और तुरंत ही उसमें समा जाती है। कुछ ही सेकंड में क्षतिग्रस्त आंतरिक भाग फिर से साफ हो जाता है, इसलिए मैक्स ये देखने के लिए यूनिट से बाहर निकलता है कि अभी क्या किया जाना बाकी है और उसके सिस्टम को बनाने वाले नैनोबॉट स्वयं क्या कर सकते हैं। वह देखता है कि तार और हाइड्रोलिक होस खुद ब खुद ठीक हो रहे हैं, और तभी उसके दिमाग में एक सूचना आती है जो उसे बताती है कि किन कवच प्लेटों और यांत्रिक पुर्जों को बदलने की जरूरत है। मैक्स बस सूची का पालन करता है और क्षतिग्रस्त पुर्जों को तब तक बदलता रहता है जब तक कि सब कुछ ठीक ना हो जाए। अनुकूलन पूर्ण। यह एक अद्भुत कार्य है। ये केवल बुनियादी मरम्मत ही कर सकता है, जैसे टूटे तारों को फिर से जोड़ना और मौजूदा सामग्री का उपयोग करके नली की मरम्मत करना, लेकिन इसकी निदान क्षमता ही इसे और भी बेहतर बनाती है। इस इकाई को शुरू करने से पहले उसे इसका सिस्टम परीक्षण करना होगा, इसलिए मैक्स कॉकपिट में खुद को बांध लेता है और इकाई को चालू कर देता है। नियंत्रण उसी क्षण काम करने लगते हैं जब वह चाहता है। पुराने प्रोग्रामों और दशकों पुराने पैच किए गए सॉफ्टवेयर की सामान्य देरी का कोई संकेत नहीं। अंदर की रोशनी बिल्कुल सही है, और जब वह इसे दुकान के चारों ओर परीक्षण के लिए ले जाता है, तो नियंत्रण बिल्कुल उसकी पसंदीदा संवेदनशीलता पर होते हैं। संक्षेप में, यह इकाई एकदम सही है, असेंबली लाइन से निकलने के दिन से भी बेहतर और उसकी अपनी पसंद के अनुसार अनुकूलित। उच्च गुणवत्ता वाले मेचा में यह अंतर और भी ज्यादा होगा। उसकी गति और निपुणता शायद अद्भुत न हो, कम से कम अभी तक तो नहीं, लेकिन इस समय ये लगभग कोई मायने नहीं रखता, क्योंकि सिस्टम ने इकाई को उसकी पसंद और क्षमता के अनुसार अनुकूलित कर दिया है। कर्नल ब्लैक, मेरे पास अंतिम जांच के लिए एक और यूनिट तैयार है, मैक्स कहता है, और जमीन पर कूदने के लिए दरवाजा खोलता है, और कर्नल उसके काम की दोबारा जांच करने के लिए आता है। कर्नल के लिए यह इकाई पूरी तरह से परिपूर्ण नहीं है, क्योंकि यह मैक्स के लिए अनुकूलित है, न कि उसके लिए, लेकिन मरम्मत की गुणवत्ता तुरंत स्पष्ट हो जाती है। बहुत बढ़िया काम कैडेट, तुमने सॉफ्टवेयर के साथ जो भी किया है वह बिल्कुल सही काम कर रहा है। स्कूल के मुख्य मैकेनिक और प्रिंसिपल से तारीफ मिलना मुश्किल है, इसलिए मैक्स कुछ देर इस पल का आनंद लेगा जबकि वह दूसरी यूनिट पर काम शुरू कर रहा है। ये यूनिट पूरी तरह से निष्क्रिय है, ये बूट भी नहीं हो रही है, लेकिन जैसे ही मैक्स इसे छूता है, सिस्टम फंक्शन फिर से सक्रिय हो जाता है। इकाई निष्क्रिय। आपातकालीन निदान करना। समाधान। निदान शुरू करने के लिए पावर कैपेसिटर 7A बदले और पावर सर्किट को साइकिल करें। मैक्स निर्देशों का पालन करता है और जल्द ही यूनिट चालू हो जाती है। यूनिट ज्यादा क्षतिग्रस्त नहीं हुई थी, लेकिन पावर रिले में कैपेसिटर फटने से वह खराब हो गई और मेचा की सारी बिजली कट गई। इस बार मैक्स उसे अपने लिए ऑप्टिमाइज नहीं करता, बस नुकसान की मरम्मत करता है और उसे आगे भेज देता है। आखिरकार उसे अपने सिस्टम से एक सच्चा फायदा मिलता है, न कि सिर्फ अल्फा रैंक वाला विशेषाधिकार प्राप्त खेल का मैदान जिसके साथ उसने जिंदगी की शुरुआत की थी।
इसकी गिनती शायद ही की जा सकती है, क्योंकि वह अपनी कक्षा में अकेला ऐसा नहीं है जो सिस्टम की इस स्तर की अनुकूलता का दावा कर सके। मैक्स अपनी क्षमता का परीक्षण करने में कुछ और दिन बिताता है, उसके बाद उन्हें अंततः कोविड क्लास मेचा पर प्रशिक्षण शुरू करने की अनुमति मिलती है। यह उसके नए सिस्टम के काम करने का पहला वास्तविक परीक्षण होगा, जिसमें वह इसे लाइव फायर रेंज में एक असली मेचा के अंदर इस्तेमाल करेगा। अकादमी के पास कोविड क्लास के लिए पूर्ण विसर्जन प्रशिक्षक नहीं है जो आपके शरीर को लाइन मेचा की तरह प्रशिक्षित करते हैं, और एक बार जब आप नियंत्रण सीख जाते हैं तो वीआर सिम्युलेटर के अंदर सीखने के लिए और कुछ नहीं बचता। इसलिए जनरल टेनेंट ने उन्हें कोविड क्लास मेचा के साथ लाइव फायर रेंज पर प्रतिदिन 3 घंटे बिताने के लिए नियुक्त किया है, जो आमतौर पर कर्मचारियों के लिए आरक्षित होता है और गोला बारूद की लागत बचाने के लिए आयन राइफलों से लैस होता है। दोनों कैडेट समझते हैं कि उन्हें इन यूनिट्स को हुए किसी भी नुकसान की मरम्मत करनी होगी, इसलिए उन्हें उनके साथ अच्छा व्यवहार करना होगा, लेकिन इससे उनका उत्साह कम नहीं होगा। जब वे खुद को बांधते हैं और अपना मेचा बूट करते हैं तो मैक्स अपने सिस्टम के आंकड़े देखने के लिए कुछ समय निकालता है। संगतता निर्धारित रैंक ए प्राथमिक विशेषता STR 2.5x संशोधक STR2 जोड़ 70%, DEX2 जोड़ 24%, SPD2 जोड़ 24%। जन्मजात प्रतिभा मन पढ़ने की क्षमता। अतिरिक्त फंक्शन यूनिट ऑप्टिमाइजेशन सक्रिय। उपयोग के लिए अनुकूलित इकाई। भद्दे और साधारण लाइन मेचा की तुलना में कार्वेट श्रेणी की मशीनें बेहद खूबसूरत हैं। 5 मीटर ऊंची ये मशीनें बहती रेखाओं और कठोर किनारों का एक आदर्श मिश्रण है। इनका धड़ लाइन मेचा जितना ऊंचा नहीं है और इनका आकार ज्यादा मानवीय है, क्योंकि पावर प्लांट को पायलट के नीचे की बजाय पीछे की ओर स्थानांतरित कर दिया गया है और ज्यादा व्यापक रूप से वितरित सेंसर सिस्टम के लिए सिर को हटा दिया गया है। इन मॉडलों में मानक मानव जैसे हाथ होते हैं और इनके दोनों कंधों पर आयन ब्लास्टर और फ्लैक राइफलें होती हैं, जिनके लिए अकादमी प्रशिक्षण के दौरान गोला बारूद उपलब्ध नहीं कराती। हालांकि ये उड़ नहीं सकते, लेकिन थ्रस्टर की सहायता से ये लंबी दूरी तक छलांग लगा सकते हैं। अकादमी में ये बहुत सुविधाजनक है, क्योंकि अगर कोई कैडेट कोई गंभीर गलती करता है तो शिक्षक इन्हें बीच में रोकने के लिए इस्तेमाल करते हैं। मैक्स और निको लाइव फायर कोर्स की अगल बगल की लेन में एक दूसरे के बगल में खड़े हो जाते हैं और जनरल टेनेंट बिना किसी चेतावनी के ये दृश्य शुरू कर देते हैं, जिससे उनके मेचा पर गोलियों की बौछार होने लगती है। फुर्तीली कार्वेट क्लास यूनिट ठीक वैसा ही जवाब देती है जैसा मैक्स चाहता है। उसे एक बैरिकेड के पीछे नजरों से ओझल कर देती है और फिर दूसरी तरफ घूमकर पहले डमी पर गोली चलाती है। गोली सही लगती है और आने वाली आग इतनी धीमी हो जाती है कि मैक्स अगले बिंदु पर जा सकता है और बुर्ज के 2 और डमी को मारने के लिए एक कोण बना लेता है। इन्हें अकादमी लाइन मेचा जैसा दिखने के लिए डिजाइन किया गया है, लेकिन असल में ये सिर्फ ऊर्जा सोखने वाली एब्लेटिव प्लेटिंग और कम शक्ति वाली आयन राइफल हैं। उसके शॉट उन्हें असल में नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, बस उनके सिस्टम को ट्रिगर करके उन्हें रन के लिए निष्क्रिय कर देंगे, लेकिन उनके हथियार उसके मेचा पर युद्ध के निशान जरूर छोड़ देंगे, जिन्हें अगर वे उसे लगे तो उसे बाद में ठीक करना होगा। सबकी याददाश्त में झांकने की क्षमता अब काम आ रही है, क्योंकि उसका मेचा ठीक वही करता है जो वह चाहता है। प्रशिक्षक इस मेचा को अच्छी तरह जानते हैं, सैद्धांतिक रूप से इसकी क्षमताओं के बारे में सब कुछ जानते हैं, और अपने नए सिस्टम फंक्शन के साथ मैक्स इसे पूरी तरह से परास्त कर सकता है। संपर्क टॉस प्रभाव ऊर्जा और ऊष्मा को अवशोषित कर सके और जिस संरचना पर ये लगे हैं उसे नुकसान पहुंचाए बिना उसे नष्ट कर सके। जानबूझकर उन घटकों को बचाने के लिए त्याग किया जाता है जो वास्तव में मेचा को नीचे काम करते रखते हैं। ये डिजाइन रखरखाव कर्मचारियों के लिए काफी काम का है, लेकिन ये क्रूसेडर क्लास मेचा के ज्यादा जटिल बख्तरबंद खोल की मरम्मत करने से कहीं ज्यादा आसान है। इनमें से ज्यादातर लाइन मेचा कवच प्लेटों को मैक्स अपने प्रशिक्षण भवन के बढ़े हुए गुरुत्वाकर्षण में भी हाथ से चला सकता है। क्रूसेडर क्लास मेचा की प्लेटों को सुरक्षित रूप से हटाने के लिए एक क्रेन और कई टीम सदस्यों की आवश्यकता होती है।